हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है और थोड़ा सा सीरियस टोन वाला चैप्टर भी ये है, बट इसमें बहुत सारी मीनिंगफुल और बहुत ही सीरियस मैसेजेस इस चैप्टर से हमें देखने को मिलते हैं। नाउ सिंस ये जो चैप्टर है वो एक वन शॉट रिविजन चैप्टर है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लेकर आए ही हैं, उसके अलावा आपको इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, चाहे वो कैरेक्टर स्केच हो, चाहे वो थीम्स हो इस चैप्टर की, वो सब भी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। तो मेक श्योर बिना स्किप करे आप इस वीडियो को देखेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, तो उनके लिंक्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आपने अगर वो वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, उन वीडियोज को नहीं देखा है, तो इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियोज भी मिल जाएंगे। और हर वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि वन शॉट रिविजन है, कंप्लीट चैप्टर है, वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, कीवर्ड्स हैं, वो सब भी मैंने उसमें बताए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, थीम्स क्या है उस पर्टिकुलर चैप्टर की, इसके अलावा मैसेज क्या देता है वो चैप्टर, वो सब भी मैंने उसमें बताया है। राइट, तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देखें। एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि वहां पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। राइट, तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो ये चैप्टर है द रेड ट्रैप, वो किस बारे में है। बेसिकली ये चैप्टर जो है एक फेरी टेल की तरह है। यस, ये जो चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसी के अंदर ये मेंशन किया गया है दैट दिस चैप्टर इज मोर लाइक अ फेरी टेल। अब ये फेरी टेल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी हो रहा है या कुछ भी मैजिकल चीज कुछ हो रही है या बहुत ही हैप्पी गो लकी वाली सी सिचुएशन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ सिचुएशंस हाँ फेरी टेल की तरह ही क्रिएट की गई हैं, लेकिन एक बहुत ही सीरियस इशू को डिस्कस किया गया है। और वो सीरियस इशू क्या है? ये कहानी एक ऐसे पेडलर की है जो बात करता है कि ये पूरी दुनिया जो है ना वो एक रैट ट्रैप की तरह है। नाउ व्हाट इज अ रैट ट्रैप? बेसिकली चूहेदानी कह सकते हैं, या चूहे को पकड़ने का जो पिंजरा होता है ना, ये उससे कंपेयर करता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है? ऐसी क्या सिचुएशन है इस पेडलर की, या ऐसी क्या सिचुएशन है इस व्यक्ति की जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया को ही एक रैट ट्रैप कह देता है? ये किस जाल में फंस जाता है जिसकी वजह से इसको ये सब कुछ कहना पड़ता है? ये हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे हमें वो समझ में आता जाएगा। एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता दूं बेटा, मेरे जो चैप्टर्स या मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, उसके अंदर टोटल टू द पॉइंट चैप्टर से रिलेटेड बात होती है। जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ, चाहे वो इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन हो या कुछ भी, वो टोटल इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर है कि आपकी एग्जाम के लिए तैयारी हो सके। क्योंकि मैं इस तरीके से तो प्रिपेयर करवाती नहीं कि जो पढ़ा रही हूँ वही आएगा। नहीं, मैं तो इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि चाहे उस चैप्टर में से कहीं से कुछ भी उठकर आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से उसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि इसको लिखा किसने है चैप्टर को। तो ये लिखा है सल्मा लेजरॉफ ने, और ये एक स्वीडिश राइटर थी। ठीक है, नाउ सिंस ये स्वीडिश राइटर थी, तो ये जिस लैंग्वेज में लिखा करती थी, तो स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा करती थी। इसीलिए इनकी लिखी हुई जो बुक्स है या जितने भी इनकी जो पीस ऑफ राइटिंग्स है, पीस ऑफ वर्क है, वो आगे चल के बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुए। एंड दिस चैप्टर इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स। ठीक, अब आगे इस चैप्टर के अंदर क्या बात हो रही है। नाउ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इस चैप्टर का एसेंस समझने में हेल्प होगी। एक तो यहाँ ये लिखा हुआ है दैट इट्स बीन रिटन इन अ मैनर ऑफ अ फेरी टेल, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये देखिए, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। यानी कोई भी इंसान जो बहुत ही नेगेटिव जोन में होता है, ठीक है ना, तो जो इंसान नेगेटिव जोन में है और जिसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब है, तो सिचुएशन जब खराब होती है ना, तो हमारे सोचने का तरीका, हमारी चीजों को समझने का जो तरीका होता है ना, वो सब भी नेगेटिव हो जाता है। राइट, हमारी सिचुएशंस का हमारी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। राइट, तो ये जो पेडलर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो भी बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस का एक व्यक्ति है, जिसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव चीजें ज्यादा रहती हैं। कहीं ना कहीं इसीलिए पूरी दुनिया को वो रैट ट्रैप भी कहता है। ठीक है, तो पेडलर को लेकर ये बात कही गई है कि जो पेडलर है, सिंस वो बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन अगर इस पेडलर को अंडरस्टैंड करने वाला कोई इंसान मिल जाए, यानी ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि इसी पेडलर को अगर कोई बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करे या लव के साथ, बहुत ही लविंग और केयरिंग हो अगर इसकी टूवर्ड्स, तो
इस पेडलर का ये जो पूरा पेसिमिज्म है वो खत्म होके ऑप्टिमिज्म में चेंज हो सकता है। उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो फिर से अवेकन्ड हो सकती है, यानी जागरूक हो सकती है, फिर से जागरूक ऐसे जाग सकती है, नॉट जागरूक, जाग सकती है फिर से। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इस पूरे चैप्टर का कोर है, एसेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये जो मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, लव एंड केयर के साथ ये पॉसिबल है कि किसी इंसान की नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है, उसके अंदर की पॉजिटिविटी को एक बार फिर से जो है एक्टिव किया जा सकता है। ये होता कैसे है वो जानते हैं। नाउ सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज अ पेडलर। जो लोगों का, मान लीजिए अगर कोई सामान है तो सामान कई लोग शॉप पर बेचते हैं किसी, है ना, लेकिन पेडलर वो लोग होते हैं जो रास्ते पे भटकते हुए या इधर उधर जाके फिर अपना सामान बेचते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कभी आप शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन या बैंक्वेट हॉल में जब जाते हैं तो कई बार बाहर वो जो गार्डन होते हैं, बैंक्वेट हॉल होते हैं, वहां पर बाहर ना हमेशा एक खिलौने वाला रहता है या गुब्बारे वगैरह, बलून्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, सो दैट पर्सन इज अ पेडलर ओनली, क्योंकि उसकी कोई स्थायी शॉप नहीं है, कोई उसकी एज सच कोई शॉप नहीं है जहां पे वो सामान बेचता है। वो अपना वो पूरा सामान इधर से उधर ले जाता है, तो उसे ही पेडलर कहा जाता है। हमारा ये जो पेडलर है वो क्या चीजें बेचता है, वो बेचता है रैट ट्रैप्स। ठीक है, और ये रैट ट्रैप्स को वो खुद ही बनाता है, खुद ही बनाता है। और जिस वायर से वो बनाता है वो वायर उसे कहां से मिलते हैं, या तो वो इन वायर को कहीं से बेग करके, या ना भीख मांग के, या तो ऐसे करके इस वायर को वो कलेक्ट करता है, या फिर अलग अलग जगह बड़े बड़े फार्म्स जहां पे बहुत सारे वायर्स रहते हैं वहां से इस वायर को, या जो तार जिसको कहते हैं, वो वायर ये जो कलेक्ट करता है और इन वायर से ही रैट ट्रैप बनाता है और उसे बेचता है। ठीक है, नाउ रैट ट्रैप बेचकर भी ये जो इसका बिजनेस था, जो काम था, उससे इसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होता था। इट वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो उसको एक और काम करना पड़ता था, और क्या करता था वो पार्ट टाइम? चोरी। यस, वो चोरी करता था ना। चोरी कोई ऐसी बहुत ही बड़ी चोरी ऐसे नहीं करता था, लेकिन कितनी चोरी करता था? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये बहुत ही शानदार लाइन है इस चैप्टर की। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, कि जो आत्मा है ना, शरीर का साथ ना छोड़े भाई, आत्मा शरीर के अंदर रहे, खा पी सकूं मैं, आराम से अच्छे से रह सकूं, तो जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है, तो कुछ तो वो रैट ट्रैप्स बेचता था, पेडलर था। और सिंस रैट ट्रैप से उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए क्या करता था, थोड़ी बहुत चोरी भी करता था ताकि जिंदा तो रह सके। अब इसका हालत कैसी हालत थी इसकी, देखिए, ही वॉज इन रैग्स। रैग्स मतलब एकदम चिथड़े वाले कपड़े होते हैं ना, फटे पुराने से कपड़े, ऐसे इसके कपड़े थे। इसके गाल देखो एकदम अंदर तक पिचके हुए हैं, और भूख एकदम नजरों में, आंखों में दिखाई देती है कि भाई बहुत भूखा है ये। तो पेट भी पूरी तरीके से भरा नहीं रहता था। ये पूरी की पूरी सिचुएशन है इस रैट ट्रैप की। ठीक है, अब एक दिन होता क्या है, इसके पास कोई बहुत ज्यादा काम तो होता नहीं है, क्या करे, एक मजबूर, एक हेल्पलेसनेस है इसकी लाइफ में। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा कुछ सोचने लगता है ना। क्या दिमाग में क्या थॉट आता है इसके? ये सोचता है, द होल वर्ल्ड with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Baits क्या होता है बेटा? एक तरीके का लालच। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, जो पूरी की पूरी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में सब कुछ, चाहे फिर वो नदी, झरने, तालाब, जमीन या समंदर, कुछ भी हो, शहर, गांव, जो कुछ भी इस दुनिया में है ना, वो सारी की सारी चीजें, ये पूरी की पूरी दुनिया इन सभी चीजों सहित क्या है? एक रैट ट्रैप है, बहुत ही बड़ा रैट ट्रैप है। और इस पूरी दुनिया के होने का और कोई मकसद नहीं है, देयर इज नो अदर पर्पस, इट्स जस्ट अ बेट्स। इसके अंदर बहुत सारी, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, और इस पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेट की तरह है। नाउ व्हाट इज बेट? जैसे मैंने बताया, लालच, कि एक लालच की तरह है। अब ये लालच क्या है? ये पूरी दुनिया के अंदर लालच क्या क्या चीजें हैं? रिचेस एंड जॉयज, यानी जितनी भी जायदाद, पैसे जो होते हैं वो सारी, या अपनी फैसिलिटीज का कोई सामान अगर हो गया, कुछ भी, और जॉयज यानी कुछ भी ऐसे सामान जिसको हमें लगता है कि हम इसको लेकर आए, हमें बहुत सारी खुशी मिलेगी। ठीक है, वो सारी चीजें जिनको देखकर हमें लगता है हमें बहुत सारा कंफर्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी, हम और रिच हो जाएंगे, रईस हो जाएंगे। रिचेस का मतलब होता है दौलत। ठीक है, शेल्टर एंड फूड, घर, खाना, ये सारी चीजें क्या है? जमीन, जायदाद, पैसे, खाना, घर, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ पेट्स की तरह है, लालच है। और इन्हीं लालच की वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर हम लोग कैद हो गए, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक बेट की तरह है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो रैट ट्रैप होता है ना, उस रैट ट्रैप के अंदर हम लोग चीज लगा देते हैं, चीज का या पोक का एक टुकड़ा लगा देते हैं, है ना, हम लगाते हैं ना, रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, चूहा वही रोटी का टुकड़ा खाने के लिए जाता है और फट बंद। तो वैसे ही हम जब इस
खाना पीना, ये रिचेस, ये शेल्टर, जमीन जायदाद, इन सबके लालच में जब इनके पीछे भागते हैं ना, तो हम इस दुनिया के झंझटों में एकदम फंस जाते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। ये पूरा का पूरा ख्याल किसके दिमाग में आता है, इस पेडलर के दिमाग में। ठीक है, नाउ ये ख्याल इसके दिमाग में क्यों आता है, बिकॉज नेवर हैव बीन काइंड टू हिम, दिस दुनिया, द वर्ल्ड, इस दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। दिस वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम, कभी भी किसी ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। एंड सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। यानी हमारा पेडलर इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? हम तो जितनी भी पोएम्स पढ़ते हैं या जो पोएट्स इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखते हैं इस दुनिया के लिए, दैट इट्स ब्यूटीफुल, रहने लायक है ना, कितनी यहाँ के नेचर की बात करते हैं, पेड़ पौधे झरने, इनकी बात करते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। जहां इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वहीं पर ये जो पेडलर है वो इतना नेगेटिव अप्रोच क्यों दिखा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान ने उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करी, कभी भी उसे अच्छा महसूस नहीं करवाया, कभी भी उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, राइट? तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, ये नेगेटिविटी से भर गया है। ही इज वेरी पेसिमिस्टिक, एंड सिंस ही इज दिस पेसिमिस्टिक, इसीलिए ये पूरी दुनिया जो है इसे खराब लगती है। आप उन चीजों को, जब आप खुश नहीं होते ना बेटा, जब आप बहुत दुखी होते हो, तो आप अपनी कोई आपकी फेवरेट चीजों को भी आप इंजॉय नहीं कर पाते। The similar things are happening to this peddler कि since बिल्कुल वो खुश नहीं है, इस लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, ही हैज नो पर्पस एट ऑल कि मैं क्या करूं, क्या एक्साइटमेंट रहेगी मेरे अंदर अगले दिन जब मैं उठूंगा, तो आज मुझे क्या करना है, ऐसी कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना। तो सिंस ही इज फुल ऑफ दिस पेसिमिज्म, इसीलिए ये पूरी की पूरी दुनिया उसे इतनी खराब लगती है, ये पूरी दुनिया उसे एक रैट ट्रैप की तरह लगती है। और इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे फूड है, शेल्टर है, रिचेस है, जॉय है, ये सारी चीजें, हीट एंड क्लोथिंग, कपड़े लत्ते, ये सारी चीजें उसी रैट ट्रैप के अंदर फंसे हुए, लगाए हुए बेट्स की तरह इसको लगते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसी सब ख्याल जब ये होता है, तो एक रात को क्या होता है, यूं ही चलते चलते उसे एक घर दिखाई देता है, एक कॉटेज। ठीक है, उसे एक किनारे पे, रोड के किनारे पे एक कॉटेज दिखाई देता है, और इसके मन में न जाने क्या आता है पेडलर के मन में, और जाके उस कॉटेज का ये दरवाजा खटखटाता है। नाउ टू हिज सरप्राइज, टू दिस पेडलर सरप्राइज, दरवाजा खुलता है, और नॉर वॉज ही रेफ्यूज्ड, और ही वॉजंट रिफ्यूज्ड देयर, मतलब जब दरवाजा खुला तो जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला उस व्यक्ति ने पेडलर को भगाया नहीं या अनइंटरेस्टिंगली बात नहीं की। इनफैक्ट जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला उसने पेडलर को घर में बुलाया, कहीं ना कहीं उसे इज्जत दी, वो ही वॉज वेलकम, पेडलर वॉज वेलकम्ड देयर। नाउ हु वॉज दिस मैन? ये एक बूढ़ा आदमी है, नॉट गरीब एट ऑल, बूढ़ा व्यक्ति है, और इसकी फैमिली नहीं है, ही हैज नो वाइफ, ही हैज नो चिल्ड्रन, तो वो अकेला रहता है। नाउ द रीजन कि क्यों इसने इस पेडलर को घर में आने दिया, इस पेडलर को घर में आने दिया, और पेडलर सिर्फ, उसकी हालत देखो, एकदम फटे पुराने कपड़े, एक स्ट्रेंजर भी है, अनजान आदमी है। आपको क्या, आपके पेरेंट्स ने कभी भी ये सिखाया कि बेटा कोई अनजान इंसान हो ना, उससे तो खूब जम के बात करनी चाहिए, गप्पे मारने चाहिए? क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ होगा। हमें हमेशा सिखाया गया है, और बहुत सही सिखाया गया है, कि कभी भी हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर ये ओल्ड मैन जो कि एक्सपीरियंस्ड होगा, ओल्ड है मतलब एक्सपीरियंस्ड है, उसके बावजूद भी वो एक व्यक्ति जो दिखने में इतना अजीबोगरीब लग रहा है, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है दिखने में एकदम, और ना ही वो जान पहचान है उस इंसान के साथ, है ना, मतलब ऐसी कोई भी रीजन नहीं है ऐसा कि इसको घर में बुलाया जाए। स्टिल दिस ओल्ड मैन वेलकम्स हिम। व्हाई? बिकॉज दिस ओल्ड मैन फील्स लोनली, वो एक अकेलापन महसूस करता है, ना ही उसका परिवार है, घर बार कोई नहीं है उसका, ना ही उसकी फैमिली है, ना ही उसके बच्चे हैं, ना ही वाइफ है। तो जब उसने एक व्यक्ति को देखा सामने, तो उसे लगा कि मैं इसके साथ बात करूंगा, ठीक है, अपना कुछ दुख दर्द बांटूंगा। और दुख दर्द नहीं, जब आप किसी के साथ गप्पे भी लड़ाकर आते हैं ना, तो अच्छा लगता है, मन को एक शांति मिलती है ना। That's why this is one of the reasons, and this is the most important reasons why this old man welcomed this stranger, welcomed this peddler. ये रीजन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट व्हाट वाज दैट रीजन जिसकी वजह से इस आदमी ने इस पेडलर को घर में बुला लिया, है ना। इसके अलावा was happy to get someone to talk in his loneliness. ये देखो यहाँ पर ये रीजन दिया हुआ है, इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस पेडलर को इस ओल्ड मैन ने घर में बुला लिया। नाउ वो आपस में बात करने लगे, सपर खिलाया। सपर क्या होता है बेटा? द लास्ट मील ऑफ द डे, यानी आप पूरे दिन में आखिर में जो भी खाते हो ना, यूजुअली डिनर के बाद भी अगर आप कुछ खाते हो तो दैट इज सपर, है ना।
कुछ जगह सपर जो होता है ना वो शाम का 5, 6, 7 बजे का खाना नहीं होता, हल्का सा बहुत गंदी वाली भूख लगी रहती है, कई बार उसे भी सपर कहा जाता है, बट एक्चुअली इट इज द लास्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, तो सपर खाया, खाना पीना सब खा लिया। पोरिज जो होता है, दलिया या खिचड़ी, वो पोरिज बनाकर खिलाया, इसको गर्म करके खिलाया। इसके बाद एक टबैको जो है, टबैको यानी बीड़ी इन्होंने पी ठीक है, और उसके बाद ये लोग जो है कार्ड्स खेलने लगे, जो प्ले कार्ड्स होते हैं ना, ताश, वो खेलने लगे। कौन सा गेम खेलने लगे? ये जॉलिस। ठीक है, और फिर आपस में बात करने लगे। ठीक है, स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन। नाउ एक चीज थ्रू आउट नोटिस करना, कहीं पर भी जो है पैडलर कुछ भी नहीं बता रहा है अपने बारे में। जो भी बात कर रहा है ना, ये ओल्ड मैन ही बात कर रहा है। क्यों? अगेन ड्यू टू हिज लोनलीनेस, फाइनली ही गॉट समवन, फाइनली ही हैड समवन टू टॉक टू। ठीक है, किसी से बात करने के लिए कोई उसके सामने है, तो ये बात कर रहा था उससे, तो अपनी सारी बातें उसे बताया जा रहा था। तो वो क्या बताता है कि ये जो है हिज होस्ट, ये हिज होस्ट कौन है? दिस ओल्ड मैन ओनली। तो क्या बताता है कि वो रैमजो आयरन वर्क्स, मतलब एक फैक्ट्री थी, आयरन मिल थी बेसिकली, ठीक है, लोहे का काम जहां होता है, वहां पर ये जो ओल्ड मैन है एक समय में काम किया करता था। उसके बाद ये फील्ड्स के ऊपर भी काम किया करता था, लेकिन ये दोनों ही काम बहुत ही लेबोरियस वर्क थे, बहुत ही हार्ड वर्क मांगते थे, और बहुत ही लेबोरियस काम हुआ करते थे दोनों ही। तो जैसे जैसे ये आदमी अपने यंग डेज में यहाँ पर काम करता था, जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा ना, तो फिर इतना फिजिकली फिटनेस नहीं रही कि ये यहाँ पर काम कर सके। इसलिए ना तो अब ये आदमी रैमजो आयरन वर्क में काम करता है, ना ही खेतों में काम करता है। नाउ व्हाट ही डज, ही हैज अ काउ। ठीक है, एक गाय है इसके पास, और उसी गाय का दूध बेच के वो अपना खर्चा निकालता है। अब जब ये बात बताता है इस पेडलर को, तो पेडलर के चेहरे पे ही हैड एन एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे एक ना एक्सप्रेशन आता है, और उस एक्सप्रेशन को देखकर हमारा ये ओल्ड मैन समझ जाता है कि ये सोच रहा होगा कि सिर्फ एक ही गाय है, और एक गाय से पूरा खर्चा चल जाता है, इतना कितना दूध देती है भाई। तो ये कहता है ओल्ड मैन, जो वो बताता है कि वो एक गाय है और वो रोज दूध देती है, और इतना दूध देती है कि देखिए लास्ट मंथ मैंने कितना कमाया था। लास्ट मंथ मैंने 30 क्रोनोर कमाए थे। तो 30 क्रोनोर क्या होती है बेटा? एक करेंसी होती है। ठीक है, तो 30 क्रोनोर जो है वो कमाए थे। फिर जब इसका एक्सप्रेशन देखता है तो वापस इसको थोड़ा अजीब लगता है कि भाई अभी भी शायद इस पेडलर को मेरे पर यकीन नहीं आया। तो क्या करता है ये आदमी? रूम के अंदर खिड़की के बगल में देयर वाज दिस नेल, नेल मतलब जो कील होती है, तो खूंटी लगी हुई थी, वहां पर एक पाउच लटक रहा था, एक थैला लटक रहा था। वहां जाता है और उस थैले के अंदर से 30 क्रोनोर्स निकालता है। और 30 क्रोनोर्स किस फॉर्म में थे? 10 क्रोनोर के 3 नोट। ठीक है, बिल्स जो है बेटा वो क्या होते हैं? नोट, है ना, नोट, 10 का नोट, 20 का नोट। तो ऐसे 10-10 के 3 नोट निकालता है वो, तो 30 क्रोनोर्स हो गए। तो ऐसे दिखाता है, देखा झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। क्या ये बिल्कुल रैशनल बिहेवियर है? नो, इट इज नॉट रैशनल, इट इज हाईली इरैशनल बिहेवियर। कि एक अनजान इंसान, उसको पहले तो आपने घर पे बुला लिया, और उसके बाद आप उसको यकीन दिलाने के लिए उसको पैसे दिखा भी रहे हो कि नहीं नहीं भाई मैंने बिल्कुल कमाए हैं, ऐसे यूं ही नहीं है, मैंने पैसे बकायदा कमाए हैं, तो आप प्रूव कर रहे हो। यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपने सचमुच कुछ अचीव किया है, या अगर आपने सचमुच कुछ काम किया है, ठीक है, जो कि आपके सामने प्रूवन है, सामने वाला अगर उस बात पे यकीन नहीं कर रहा है, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन कन्विंसिंग दैट अदर पर्सन। हाउ डज इट मैटर कोई मान रहा है नहीं मान रहा? इट नेवर शुड बॉदर यू, क्योंकि आपको कभी भी किसी और से, किसी अनजान व्यक्ति से, या किसी ऐसे व्यक्ति से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है जिसे उस काम की समझ ही ना हो, है ना। आपको अगर वैलिडेशन भी चाहिए तो उन लोगों से, जैसे एक टीचर को एक स्टूडेंट का वैलिडेशन जरूर चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वो वैलिडेशन भी ऐसे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन डिफरेंट वेज। बट अदरवाइज nobody needs a validation from others. Now this man is already earning 30 crores, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट वो कमा रहा है, सब उसका घर बार सब बढ़िया चल रहा है। क्यों इसे इस अनजान पेडलर को साबित करना था कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा? क्यों साबित करना था? देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, बट स्टिल वो प्रूव करने के लिए क्या करता है? देखा, थैले में से नोट निकालता है, देखा मैं सच बोल रहा हूं। ये एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है। ठीक है, नाउ जब ये हो जाता है, ठीक है, पेडलर के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर भी खुश हो जाता है ये ओल्ड मैन की फाइनली चलो ये मेरी बात मान ली। लेट नाइट हो जाती है, अपने अपने रूम में फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब ये जागते हैं तो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ठीक है, ओल्ड मैन चले जाता है अपनी गाय के पास, और हमारा ये जो पेडलर है वो चला जाता है अपनी चोरी पे। ठीक है ना, वैसे तो इसको नींद आ रही थी पेडलर को, बट उसे लगता है कि यार जब घर का मालिक है वो जाग गया है तो मेरा सोते रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उठ गया और दोनों अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन आधे घंटे बाद ही, ठीक है, जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर लेटर, ये जो पेडलर है वो वापस आता है।
नाउ ही नोज कि वो पैसे जो है कहाँ रखे हैं, तो उसे घर के अंदर आने की भी जरूरत नहीं। कमरे के बाहर ही जो खिड़की है उसके बगल में था, तो कमरे के बाहर से ही खिड़की खोल के वहीं से ऐसे हाथ डाल के और उस थैले में से और वो 30 क्रोनर्स निकाल लेता है एंड सॉर्टेड, इसका काम खत्म। अब जब ये काम होता है तो ही वॉज वेरी हैप्पी एज इफ ही हैज अचीव्ड समथिंग, कुछ उसने बहुत ही बढ़िया कुछ काम किया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। 30 क्रोनर्स उसने ले लिए। अब जैसे जैसे आगे चलता है तो उसको ये रियलाइज होता है, देखो ये सुबह की बात है, मॉर्निंग की बात है, ये हो गया। अब जैसे जैसे दोपहर आने लगती है, ही रियलाइज कि मुझे जो है ये जो हाईवे वाला रास्ता है ना वो छोड़कर ये जंगल वाला रास्ता है वो पकड़ लेना चाहिए, हाईवे पे चलना सेफ नहीं है मेरे लिए। क्यों? भले ही ये चोर है लेकिन इसको ये तो, जो बात मैं आपको भी बताऊंगी वो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है चैप्टर के अंदर, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ दैट व्हाई ही चोज नॉट टू कंटिन्यू टू वॉक ऑन द हाईवे, व्हाई ही चोज टू गो थ्रू द फॉरेस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके मन में भी तो चोर था, मेरे पास इतनी सारी पूंजी है, मैंने छुपा के रख रखी है, कहीं किसी ने मुझे ही लूट लिया तो, है ना, आपके अंदर ही खौफ आने लगता है। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये खौफ था, या किसी को पता चल गया तो कि मैंने ही चोरी करी है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे लगा कि फॉरेस्ट से होकर अगर मैं जाऊंगा दैट वुड बी सेफर, मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, दिन में तो कुछ दिक्कत नहीं है, शुरुआत के कुछ घंटे तो बिल्कुल सही रखे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आती गई। और क्या प्रॉब्लम आती गई कि इसको ये समझ में नहीं आया इस जंगल के अंदर कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊं, इसको कोई डेफिनेट डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रही थी। इसे बस लग रहा था, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी श्योर कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा हूं, कि मैं इस तरफ जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, फिर सीधा चला जाऊंगा तो मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। बट कुछ समय बाद उसने क्या रियलाइज किया कि वो ऐसे गोल गोल ही घूम रहा है एंड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब उसी उसी हिस्से के अंदर वो गोल गोल घूम के आ रहा है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ इस चैप्टर से हटके, कि जंगल वगैरह जो होता है ना उससे कभी पंगा लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर, क्योंकि जंगल के अंदर जो रास्ता ढूंढने का भी ना एक तरीका होता है, बकायदा उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। ये अपने आप को कभी भी जबरदस्ती की बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम तो ढूंढ लेंगे, अरे सब पता रहता है। नो, जंगल एक तरीके का फिर वो चक्रव्यूह हो जाता है। आपको हर बार ये लगेगा, हर टर्न पे ऐसा लगने लगता है कि आप ना ये टर्न लोगे आप बाहर निकल जाओगे, शायद हम ये टर्न लेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, ये सोचते रहते हैं हम। और बाहर निकलने की बजाय आप और जंगल की गहराइयों में, और जहां पे जंगल और कोर जो होता है जंगल का, और वो अंदर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे सन को देख के या मून को देख के, या कुछ हम सिंबल लगाते हैं ना, ये सबसे बेसिक है। इस तरीके के सिंबल लगाते हुए अपन चलते हैं, सबसे मोस्ट बेसिक है ना। तो ये चीज जो है अपन लोग करते रहते हैं, हमने मूवीज में भी देखा होगा, सीरीज वगैरह इनमें भी आते रहती हैं ये चीजें। तो बट और भी बहुत चीजें हैं, तो कभी भी फालतू की बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे अपन बिल्कुल भाई तेरा चला जाएगा आराम से और बाहर आ जाएगा जंगल के, उत्तर जी ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर इसको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, कि मैं तो और भटक गया, गंदे तरीके से भटक गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा था। नाउ ही रिकॉल हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। नाउ ऑल एट वंस क्या हुआ, एट वंस उसी समय जैसे ही वो इस दुनिया में भटक गया, उस जो वो खुश था ना, अरे 30 क्रोनर्स कमाए मैंने, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके अंदर थी, वो सारा जोश अभी पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया। और फिर से वही उल्टी सीधी बातें दिमाग में आने लगी, ये दुनिया तो है ही एक रेड ट्रैप, पूरी दुनिया ने मेरे को फंसा लिया है, और हर एक चीज जो है एक बेट की तरह है। जैसे कि ये 30 क्रोनर्स जो थे ना वो बेट की तरह ही थे, वो उस लालच की तरह ही थे कि मैं पीछे पीछे लालच में चला गया हूं 30 क्रोनर्स के पीछे, और ले अब इस फॉरेस्ट के अंदर फंस गया। बिकॉज नाउ दिस फॉरेस्ट इज व्हाट, द रेड ट्रैप, 30 क्रोनर्स वर व्हाट, द बेट। ठीक है, ये मैं यहां पर लिख भी देती हूं बेटा। ठीक है, आ गया समझ में। अब बेटा हुआ क्या कि ये जब इस जंगल के अंदर है ना, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स वेरी वेरी कोल्ड। और देखो, एक तो सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, जंगल में अंधेरा और भी जल्दी होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जल्दी अंधेरा हो गया। ठीक है, उसके अलावा सर्दी थी, अच्छी खासी ठंड थी, उसके अलावा ये खुद थोड़ा सा नर्वस तो था ही, घबराया हुआ था कि अरे मैं तो जंगल में फंस गया, जंगल में फंस गया। ठीक है, तो देखो ठंड थी, अंधेरा हो गया था, रास्ता भटका हुआ था, इसलिए नर्वस हो गया। राइट, कुछ भी खाया पिया नहीं था सुबह से, देखो कुछ भी नहीं खाया पिया, इसने कहीं भी बताया तो ना कुछ खाया हुआ, ना पानी भी पिया हुआ, कुछ भी नहीं पिया हुआ। और ऊपर से मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। तो अलग ही एक एंजाइटी सी इसके अंदर हो गई, घबरा गया, ही वॉज वेरी नर्वस, ही वॉज एंशियस, सिंस ये सारी चीजें इसके साथ इस समय हो रही थी। और पूरे दिन का ये निकला हुआ है
अब इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि नाउ ही वाज इन अ डेस्पेयर, मतलब पूरी तरीके से होपलेस हो गया था कि अब कुछ नहीं होना, और इसके अंदर जान भी नहीं बची थी, कमजोर ये पहले से ही था, वाज वेरी वीक, रिमेंबर चीक्स वाज संकन, और हालत ऐसी थी एकदम दुबला पतला सा, एकदम भूखा, है ना। तो हालत ऑलरेडी ऐसी, कपड़े भी कैसे रैग्स जैसे, जो उसका शुरू में हश्र बताया था वैसा का वैसा ही, अभी हुलिया वही है। तो जब ये ऐसे हुआ तो अब इसको चक्कर आने लग गए, ठीक है, ही स्टार्टेड फीलिंग डिजी, और सिंस चक्कर आने लगे तो ये बस ये गिरने ही वाला था कि, एंड ही वाज टायर्ड टू डेथ की, मतलब इसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई अब नहीं जी पाएंगे, अब तो गए। तो जैसे ही उसने ये फील किया, जैसे ही वो एकदम बेहोश होने ही वाला था, कॉन्शियस खोने ही वाला था अपनी, इतने में ही उसको धम धम की आवाज सुनाई दी, हार्ट रेगुलर थम्पिंग। और ये आवाज किसकी थी? ये आवाज थी कि एज इफ कोई हथौड़ा, कोई हैवी चीज जो है वो दूसरी किसी हैवी चीज पर जो है वार कर रही है। तो बेसिकली ये आवाज किस चीज की है कि एक हथौड़ा जो है दूसरे लोहे के ऊपर वार कर रहा है, ठीक है। जब इसने ये सुना, जब इसको ये आवाज आई कि भाई ऐसी कोई आवाज है, इसका मतलब आसपास यहाँ लोग हैं, मतलब कोई है यहाँ पर, उसको एक उम्मीद जगी कि शायद यहाँ देयर वाज अ रे ऑफ होप कि हाँ शायद यहाँ लोग हैं, शायद मैं बच पाऊं। तो इसने अपने आप को पूरी तरीके से कलेक्ट किया, समहाउ ही कलेक्टेड हिमसेल्फ, समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके किसी तरीके से इसने ही फॉलोड दैट नॉइज, वो जो आवाज थी उस नॉइज को इसने फॉलो किया, पीछे पीछे गया, और जाके क्या होता है, वहां जाकर इसने क्या देखा कि वहां पर क्या दिखा इसको, द रैम्सो आयरन वर्क्स। ना ये रैम्सो आयरन वर्क्स याद है हमें थोड़ी देर पहले कहाँ पढ़ा था, ये जो ओल्ड मैन है वहां, ओल्ड मैन जो यंग था तो वो इस रैम्सो आयरन वर्क्स में ही काम किया करता था। नाउ ये रैम्सो आयरन वर्क्स जो है वो अब बंद हो चुकी है, क्योंकि पहले, और ये एक्चुअल में रैम्सो आयरन वर्क जो है ये मिल थी, स्वीडन के अंदर ये मिल थी। नाउ स्टोरी के अंदर अभी की सिचुएशन क्या है कि ये जो मिल है वो बहुत ही बड़ा एक प्लांट था, होता है ना फैक्ट्रीज के बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा प्लांट था यहाँ पर। इनफैक्ट इतना बड़ा प्लांट था कि गर्मियों के अंदर तो पूरे के पूरे रोड्स है ना वो धुएं की वजह से काले हो जाते थे एकदम। ये जो लोहे का काम जब चलता था तो जितना भी कार्बन उड़ता था या लोहा या जितना भी यहाँ से धुआं निकलता था, स्मोक की वजह से पूरी की पूरी रोड्स जो है काली हो जाती थी। इनफैक्ट यहाँ का जो मालिक हुआ करता, मालिक तो नहीं लेकिन मास्टर स्मिथ जो है, मास्टर स्मिथ कौन होता है बेटा? जो ब्लैक स्मिथ होता है उसके अंदर द सीनियर मोस्ट, तो मास्टर स्मिथ है ना। तो और ब्लैक स्मिथ कौन? लोहार जो होता है, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट लोहार जो होता है ना, वो पहले की बात बताई हुई है कि ये लोग जब काम किया करते थे तो पूरा का पूरा पसीना पसीना हो जाते थे, जिस तरीके से फोर्ज किया करते थे लोहे की चीजों को, जो आग में डाला करते थे, वो पूरी सिचुएशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि पहले काम कैसे क्या होता था, पसीना पसीना हो जाते थे लेकिन किस तरह से काम करता था। नाउ अब ये इतना बड़ा प्लांट जो है अब वो इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, ये प्लांट अभी वर्किंग नहीं है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है अभी भी एक्टिव है, और वो हिस्सा कौन सा है? फोर्ज वाला हिस्सा जो है वो अभी भी एक्टिव है, वो भी उसमें अभी भी काम होता है, ठीक है। और ये हिस्सा जो है यहाँ पर अभी एक ब्लैक स्मिथ जो है वो काम कर रहा है ना। इतनी सारी आवाजें थी, कोई लोहे को पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइजेस थी भाई, उस नॉइज को सुनकर ही तो हमारा जो पेडलर है वो पीछे पीछे वो आवाज सुनते सुनते आ गया, है ना। इतनी सारी आवाजें सेंस यहाँ पर थी, तो ये जो ब्लैक स्मिथ है इसने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर ये जिस हॉल के अंदर काम चल रहा है, इस रैम्सो आयरन मिल के जिस हिस्से में अभी काम चल रहा है वहां पर किसी ने एंटर किया है, उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और किसने एंटर किया है? पेडलर ने एंटर किया है, उसने नोटिस नहीं किया बेचारे ने। और फिर जब ये थोड़ा आगे गया पेडलर, तब इस ब्लैक स्मिथ ने देखा कि अच्छा कोई आया है। देखा जाए तो कोई अनजान आदमी आया या कोई भी ऐसे मिल में घुसा है तो चौंक जाना चाहिए, लेकिन ये आदमी बिल्कुल नहीं चौंकता। ये जो ब्लैक स्मिथ यहाँ पर काम कर रहा है ये बिल्कुल भी नहीं चौंकता। क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी यूजुअल, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स। वेगाबॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? इधर उधर भटकने वाले। ये जो वर्ड है वेगाबॉन्ड तो हमारे पेडलर के लिए शुरुआत में भी यूज हुआ था एक जगह। वेगाबॉन्ड क्या होता है? जो इधर उधर भटकता रहता है, कोई काम वाम नहीं होता है ना, इधर उधर भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर जंगल के अंदर ये मिल है, तो ये जो ब्लैक स्मिथ है वो उसके लिए बहुत ही मामूली सी ये बात थी कि यहाँ पर तो लोग ऐसे भटकते हुए जो है वो आ ही जाते हैं, इधर भटकते भटकते इधर आ ही जाते हैं। और वो भी दिसंबर की सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पर आग जल रही होती है, तो यहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है ना, और यहाँ का जो एक टेम्परेचर होता है, इट इज परफेक्टली फाइन फॉर दीज पीपल। क्योंकि गर्मियों में तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं सब, लेकिन सर्दियों में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कोजी सा यहाँ पर एक वातावरण हो जाता है, तो लोग आ ही जाते हैं। तो हमारा पेडलर भी यहाँ गया और इसीलिए उसे देखकर ही बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही इस पेडलर ने पूछा कि भाई मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, कैन आई स्लीप हियर, कैन आई रेस्ट हियर फॉर सम टाइम, तो इस ब्लैक स्मिथ ने ही जस्ट ग्लैंस्ड हिम ओनली वंस कैजुअली, बस इस तरह से एक बार झलक डाली और बस।
एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, मतलब एकदम ऐसे देखा कि कोई आया है, और बस, कौन है तू, कहाँ से आ गया, यहाँ क्यों आ गया, कैसे आ गया, यहाँ पर नहीं आने की इजाजत है, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा आ गया, हाँ ठीक है, फिर अपने काम में लग गया। When peddler asked for blacksmith's permission, तो blacksmith ने कुछ कहा नहीं, he didn't speak a word, उसने सिर्फ he just nodded, सिर्फ उसने अपना सर हिला दिया हाँ में, और ये बहुत ही, ये it was enough for this peddler। ये इसने क्या किया, बस वहां पर लेट गया, वो जो आग, वो जो भट्टी, जहां जो फर्नेस होता है ना, भट्टी कहते हैं उसे, आग जल रही थी और वहीं बगल में जो है वहां लेट गया। नाउ ये आयरन मिल, इतनी बड़ी आयरन मिल, वो तो अभी काम नहीं कर रही, लेकिन ये हिस्सा जो है वो तो अभी भी वर्किंग है, तो इसका कोई मालिक तो होगा। सो द मालिक, ये जो आयरन मिल का जो मालिक है, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, मतलब ये जो है अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, इतना सीरियस है कि ये क्या चाहता है कि मैं जो हूं, हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट, यानी एक्सपोर्ट। वो चाहता है कि मैं अच्छा आयरन बनाऊं, जितना अच्छा हो सकता है, और मैं वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा काम हो जाए। और सिंस वो अपने बिजनेस को लेकर इतना सीरियस है, व्हाट ही वांट्स, ही दोनों टाइम, सुबह भी और शाम में भी, मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, वो यहाँ पर इस आयरन मिल में विदाउट अ फेलियर वो विजिट करता है। सुबह भी चेक करने आता है काम अच्छे से हो रहा है ना, और इवनिंग में भी चेक करने के लिए आता है कि काम अच्छे से हो रहा है ना, ठीक है, विदाउट अ फेल ही डज सो, है ना। और जब वो यहाँ पर आता है तो आज कुछ अलग होता है, क्या, आज एक व्यक्ति है जो वहां पर पड़ा हुआ है। भाई ये कौन है ना, जो ब्लैकस्मिथ था उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मालिक को तो फर्क पड़ता है कि यार मेरी आयरन मिल में यहाँ पर ऐसा कौन लेटा हुआ आराम कर रहा है ना, और उसके चेहरे के ऊपर एक हैट और डली हुई है। तो ये देखो, टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, स्लाउच का मतलब होता है स्लाउचिंग। अमेंडा पोम पढ़ी है कि ना, डोंट स्लाउच अमेंडा, मतलब एकदम इस तरीके से, एकदम कंधे लटके हुए और एकदम आलस, जिसमें समझ में आ रहा हो बॉडी लैंग्वेज में। तो ये जो हैट कैसे स्लाउच कर रही है, हैट मतलब ऐसे बस पड़ी हुई है यूं, ठीक है, तो और कोई सलीके से नहीं रखी हुई है। तो जैसे ही ये जो आयरन मास्टर होता है वो आता है, और वो मतलब झटके से जो वो हैट है उसके चेहरे से हटाता है, उस पेडलर के चेहरे से वो हैट हटाता है, और जैसे ही पेडलर को देखता है, तो होना तो क्या चाहिए था, क्यों रे भाई कौन है तू, यहाँ कैसे आ गया, चल निकल यहाँ से, एटीट्यूड तो ये होना चाहिए था आयरन मास्टर का। लेकिन जैसे ही पेडलर के चेहरे से हैट हटाता है तो क्या बोलता है, बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। क्या कहता है, अरे ये तो तुम ही हो निल्स ओलफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम, ये तुम्हारे ऐसे कैसे, क्या हालत बना रखी है तुमने। यानी बेसिकली इस टाइम पे जो पेडलर का हुलिया हो रखा है ना, उस हुलिये में उसकी असली शक्ल तो नजर नहीं आ रही है, कैसा वो दिखता है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। और सिंस ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमारा जो पेडलर है ना खराब हुलिये में है, तो ये जो आयरन मास्टर है ना, इस पेडलर को उसके खराब हुलिये में किसी और के जैसा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। इस आयरन मास्टर को लग रहा है कि यार ये ऐसा हुलिया, ये तो मेरे उस फ्रेंड जैसा लग रहा है। और ये फ्रेंड कौन है, निल्स ओलिफ। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कि यहाँ पर इस पेडलर को इस आयरन मास्टर ने अपना पुराना एक दोस्त समझ लिया है, सिर्फ इसलिए उसके हुलिये के चक्कर में, कि इस हुलिये के, ये हुलिया ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त का हुलिया अगर ऐसा हो तो बिल्कुल वो वैसा ही लगे जैसा मेरे सामने आदमी खड़ा है, तो मेरा फ्रेंड समझ लिया, आयरन मास्टर ने इसे अपना फ्रेंड समझ लिया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब यहाँ आगे क्या होता है, आयरन मास्टर का जो रिएक्शन होता है ना इस पेडलर को लेके, वो अच्छा खासा ये पेडलर समझ जाता है कि आयरन मास्टर जो है ना, ये मुझे अपना कोई पुराना फ्रेंड समझ रहा है, क्योंकि निल्स ओलिफ कह के बुला रहा है, तो इसका कोई फ्रेंड होगा, जानकार कोई होगा, और मुझे ये वही समझ रहा है ना। लेकिन इसने, पेडलर ने भी ये जो डाउट है आयरन मास्टर का, ये कंफ्यूजन दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। इनफैक्ट क्या बोलता है, हाँ में हाँ मिलाता हुआ क्या बोलता है, हाँ हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, कि हाँ हाँ मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। डाउनहिल मतलब ऐसी कोई सिचुएशन, बहुत ही बुरी कोई चीज हो जाना साथ में, या इस तरीके से कोई बहुत बुरा इंसिडेंट हो जाना जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, राइट। नाउ ये हाँ में हाँ क्यों मिलाता है पेडलर, ये अपना एक फायदा देखता है इस आयरन मास्टर में, कि भाई ये मुझे अपना ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है, ओल्ड एक्वेंटेंस मतलब पुराना पहचान वाला, पुराना फ्रेंड समझ रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है कि मुझे इससे पैसों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ही माइट थ्रो मी कपल ऑफ क्रोनोर। क्रोनोर क्या है, पैसे ही तो है ना यहाँ, तो हो सकता है रुपए पैसे की भी मुझे बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जब परेशानी में देखता है तो पैसे दे ही देता है ना, कि ले भाई पकड़, अपना ध्यान रखना, ठीक है, अपना हुलिया, अपनी हालत थोड़ी ठीक कर, राइट। तो ये पेडलर यहाँ पर आयरन मास्टर में ये अपॉर्चुनिटी देखता है कि मैं मना नहीं करूंगा कि मैं निल्स ओलिफ नहीं हूं, क्या पता मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प ही हो जाए, राइट। तो कह देता है हाँ यार मेरी ना ऐसे कुछ ऐसे हो गया था लाइफ के अंदर, इसलिए ऐसी हालत हो गई, ठीक है। अब एक छोटी सी बैक स्टोरी आती है। ये बैक स्टोरी क्या है बेटा, बैक स्टोरी ये है
कि ये जो नील्स ओलफ और आयरन मास्टर है ना, ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं आपस में, वो फ्रेंड्स कैसे हैं, ये दोनों साथ में आर्मी के अंदर काम करते थे, आर्मी की एक रेजिमेंट में दोनों साथ थे और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दे वर ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मतलब दोस्त, फ्रेंड, ठीक है। सो दे वर ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड्स। और हमारा जो आयरन मास्टर है उसने जो है ये रेजिमेंट छोड़ दी थी क्योंकि उसे दूसरा काम करना था। जैसे अभी आयरन मास्टर बना हुआ है ना, तो इसे दूसरा काम करना था, इसलिए इसने आयरन मास्टर ने तो जो है आर्मी छोड़ दी थी। लेकिन जो नील्स ओलफ है वो रेजिमेंट में ही रह गया था और नील्स ओलफ के साथ शायद रेजिमेंट में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ही मुसीबत भरी सिचुएशंस आ गई। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। ये इट क्या है, ये यहाँ पर नील्स ओलफ की सिचुएशन को बता रहा है और यहाँ पर ये आई कौन है, ये आई है हमारा आयरन मास्टर। तो क्या कहता है, अरे मैंने अपनी सर्विसेज छोड़ दी थी, अगर मैंने अपनी सर्विस नहीं छोड़ी होती ना, अगर अभी भी मैं काम करता रहता ना, तो तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वो नहीं होता, तुम्हारा ये जो हश्र आज हो रखा है, तुम्हारा ये जो हालत है आज के दिन, तुम्हारी ये हालत नहीं होती, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करता ना। रेजिमेंट में क्या नील्स ओलफ के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुसीबतें उसकी लाइफ में आ गई, या उस रेजिमेंट में ना सही, रेजिमेंट के अलावा उसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था? क्या हुआ नील्स ओलफ के साथ, वो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर मेंशन नहीं है। सिर्फ इतना कि जो भी नील्स ओलफ के साथ हुआ होगा, काश मैं तुम्हारे साथ होता नील्स, तो तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ या जो भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आई, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बैक स्टोरी है ना। अब क्या बोलता है आयरन मास्टर, नील्स ओलफ से कहता है कि खैर जो हो गया वो तो हो गया, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, मेनर हाउस, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और चलो, सिंस तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर पेडलर अभी तक तो खुश था, कंफर्टेबल था कि शायद मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाए, लेकिन जैसे घर चलने की बारी आई ना, नो, दिस डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प कौन है, पेडलर। ये उसके साथ, ये उसको जमा नहीं थोड़ी सी बात कि यार मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जमी भाई, घर जाएगा तो आराम से खा पी सकता है, आराम से वहां सो सकता है, क्योंकि ये तो मुझे अपना फ्रेंड ही समझ रहा है ना। तो देखा जाए तो पेडलर को तो खुश होना चाहिए था, बट नो, ही वॉज नॉट हैप्पी। और इसीलिए एकदम सीधा सीधा क्या बोलता है, नो, मैं घर नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि ही वॉज लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड मतलब अलर्ट, एकदम अलर्ट सा कि नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों ये डर था इस पेडलर के मन में, क्योंकि उसने जो 30 क्रोनर चुराए हुए थे ना, तो उसको ये लग रहा था यदि मैं पकड़ा गया ना, तो आई एम नॉट विलिंग टू गो इनटू द लायंस डेन। भाई मैं जो हूं कभी भी नहीं जाऊंगा ऐसे शेर के पास, उसके केज में कभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो पहले ही आर्मी में रह चुका है, मुझे अपना एक फ्रेंड समझ रहा है, अभी नहीं तो बाद में उसको पता चल ही जाएगा, भाई मैं बात करूंगा, मेरे जिस तरह से मेरे बात करने का तरीका है, मैं जानता ही नहीं हूं इसको, पता चला इसने कोई पुराना किस्सा छेड़ दिया, तो मेरी बातों से इसको अंदाजा लग जाएगा कि मैं जो हूँ इसका फ्रेंड नहीं हूँ, किसी भी तरीके से आइडिया लग जाएगा। अगर इसको आइडिया लग गया कि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ, वैसे भी ये मिलिट्री में रहा हुआ है, तो एक ना ऑब्जर्वर का दिमाग होता है ना, बहुत ही ज्यादा शार्प भी होता है, तो वो भी अगर इसने मुझे पकड़ लिया, तो ऊपर से मैंने जो चोरी का माल भी है मेरे पास, तो मैं पकड़ा गया, तो नहीं नहीं, मैं घर तो जो है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं ये पंगा नहीं लूंगा, तो साफ मना करता है। ठीक है, ऑल्दो आयरन मास्टर क्या सोचता है, आयरन मास्टर को ये लगता है कि दिस पेडलर ही इज फीलिंग एम्बेरेस्ड, उसको बहुत शर्म आ रही है क्योंकि उसकी जो हालत है, हिज मिजरेबल क्लोथिंग, है ना, तो लगता है कि इसकी हालत ऐसी हो रखी है ना, एक समय पे तो हम फ्रेंड्स हुआ करते थे, बराबरी के थे, लेकिन शायद आज ये थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहा है कि यार देखो मेरे ऐसे फटे पुराने कपड़े, मैं घर जाऊंगा तो सब लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा इसको, शायद इसीलिए ये घर आना नहीं चाह रहा है। तो इससे क्या कहता है कि नहीं नहीं तुम घर चलो, घर पे कोई भी नहीं है। एलिजाबेथ जो है, यानी इसकी वाइफ, आयरन मास्टर की वाइफ का नाम है एलिजाबेथ, कहता है एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है और मेरे जो बेटे हैं वो दोनों के दोनों अब्रॉड गए हुए हैं, मतलब देश के बाहर गए हुए हैं पढ़ाई करने, या जिस भी रीजन से वो मेंशन नहीं है, और मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, बस वो और मैं ही घर पे रहते हैं, यानी घर पे हम दो ही लोग हैं, एक तो मैं हूं और मेरी जो बड़ी बेटी है, बस वो है, और कोई भी घर पर नहीं है, इसीलिए तुम प्लीज हमारे साथ चलो और एक परिवार की तरह हमारे साथ क्रिसमस ईव जो है वो सेलिब्रेट करो। नाउ व्हाट इज क्रिसमस ईव, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, उसकी जस्ट एक रात पहले यानी 24 की जो इवनिंग होती है, 24 दिसंबर की जो इवनिंग होती है, उसे ही क्रिसमस ईव कहा जाता है। तो कहता है कि नहीं हमारे साथ चलो, कल ही है क्रिसमस ईव, यानी 23 दिसंबर को इन लोगों की मुलाकात होती है, और कल क्रिसमस ईव है, तो तुम हमारे साथ चलो और जो क्रिसमस ईव का डिनर है वो हमारे साथ करो। ना ये इसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है कि चलो, लेकिन ये साफ मना कर देता है। द स्ट्रेंजर सेड नो, बार बार मना करता है, क्योंकि उसे पूरी तरीके से पता था कि अगर मैं गया तो पूरे चांसेस है मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जो पोल है खुल जाएगी, मेरा सीक्रेट जो है रिवील हो जाएगा, तो चलना तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड है आयरन मास्टर, ये क्या बोलता है, ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वन स्टाले जो है ना, वो तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहते हैं, ज़ेसन स्ट्रॉम।
नाउ व्हाट हु इज दिस सेटसन स्ट्रॉम, जो ब्लैकस्मिथ है ना, ये उसका नाम है। और कैप्टन वन स्टाले कौन है? कैप्टन वन स्टाले जो है, जो निल्स ओलफ है, उसका रियल नेम है। निल्स ओलफ उसका निक नेम है। प्यार का नाम एक होता है ना, तो भाई का नाम होता है, तो प्यार का नाम तो है निल्स ओलफ, और उसका जो रियल नेम है ना, वो है कैप्टन वन स्टाले। तो सिंस यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होके और एकदम पूरा, भाई फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने या तो प्यार के नाम से बुलाते हैं, या जो नाम आप लोगों ने बिगाड़ा होता है ना फ्रेंड का, उस नाम से ही बुलाते हैं एक दूसरे को, है ना। लेकिन जब असली नाम लेता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना एक नाराजगी टाइप दिखा रहे होते हैं, कि ऐसा लगता है कि ये कैप्टन साहब जो है ना, ऐसा लग रहा है आप ही के साथ यहाँ रुकना चाह रहे हैं, जेटसन स्टॉर्म, जो कि एक जो ब्लैकस्मिथ जो था वहां पे, मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसका नाम है। ठीक है, फिर आयरन मास्टर तो वहां से चला जाता है, थोड़ा ऐसे हंसते हुए कि शायद ये यहीं रहना चाहता है, हंसते हुए चला जाता है ना। पेडलर जो है उसको तो लगता है कि बला टली, चला गया आयरन मास्टर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट हमारा जो ब्लैकस्मिथ है उसको ये आइडिया लग गया था कि देखो क्या बोलता है, चूंकि वो आयरन मास्टर को, ब्लैकस्मिथ आयरन मास्टर को बहुत बढ़िया तरीके से जानता था, तो वो समझ गया कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, मतलब कि अभी भी जो इनकी बात है ना, अभी भी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब ये यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी है, इस पेडलर को तो यहाँ से लेकर ही जाएंगे। ठीक है ना, ये तो वहां से चला गया था, लेकिन अभी लगभग आधा घंटा ही हुआ था। आयरन मास्टर तो चला गया यहाँ से रैमजो मिल्स से, लेकिन आधे घंटे बाद बाहर जो है एक बग्गी की, एक कैरियज की जो पहिए होते हैं, व्हील्स, उनकी आवाज सुनाई दी। यानी वापस से जो कैरियज है वापस आया है, लेकिन इस बार उसके अंदर कौन आया है? इस बार उसके अंदर जो आयरन मास्टर की बड़ी बेटी जो है वो आई है, राइट। वो यहाँ आई है क्योंकि आयरन मास्टर जो है उसको पूरा यकीन है कि मेरी जो बेटी है वो इतनी समझदार है और वो इतनी इंटेलिजेंट भी है कि वो इसको, इस पेडलर को, यानी नॉट एक्चुअली पेडलर, ये जो निल्स ओलफ है मेरा फ्रेंड, उसको मेरे से बेहतर पर्सुएट कर पाएगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सुएट? मैं ये वर्ड्स जो है ना बेटा, पर्सुएट करना, और ये जितने भी वर्ड्स पीछे भी यूज कर रही हूँ, वो इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको अपने आंसर राइटिंग में यही वर्ड्स जो है लिखने होंगे, ताकि उनसे आपका आंसर जो है वो बेटर फ्रेम हो सके, है ना। तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसको यकीन था कि मैं तो इसको कन्विंस नहीं कर सका अपने फ्रेंड को घर आने के लिए, लेकिन मेरी जो बेटी है ना, वो बेहतर आर्ग्यूमेंट्स देती है, बेहतर तरीका है उसका कि वो कन्विंस कर लेगी। तो आयरन मास्टर घर चला गया और अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया कि मेरी जो बेटी है ना, शी विल बी सक्सेसफुल इन परसुएडिंग हिम, परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। वो खुद इतना अच्छे से किसी को कन्विंस नहीं कर सकता जितनी अच्छे से मेरी बेटी कन्विंस कर सकती है, इसलिए अपनी बेटी को भेज देता है। यहाँ पर जो बेटी है ना, वो जैसे ही एंटर करती है तो अकेले एंटर नहीं करती, उसके साथ एक वैले भी होता है। वैले कौन होता है बेटा? वैले वो होता है व्हीकल चलाने वाला, बेसिकली चाहे कार ड्राइव कर रहा हो या बग्गी चला रहा हो, तो उसे वैलेट कहा जाता है। ठीक है, आप कहीं होटल रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है ना वैलेट पार्किंग। तो वैले पार्किंग कौन होता है? एक आदमी आता है और आपकी गाड़ी को लेकर पार्क करके आ जाता है, आपको नहीं जाना पड़ता, तो दैट इज वैले पार्किंग, राइट। तो वैले यानी ड्राइवर एक तरीके से, तो बग्गी या कैरियज को चलाने वाला आदमी, उसको भी वैले ही कहा जाएगा। तो वैले साथ में आता है और वैले ने अपने हाथ में क्या लटकाया हुआ होता है? एक फर कोट लटकाया हुआ होता है। अब जैसे ही लड़की जब अंदर आती है तो सेम सिनेरियो होता है, जो ब्लैकस्मिथ है वो अपना काम कर रहा होता है और पेडलर जो है वो ऑलरेडी सो चुका होता है। अब ये लड़की जैसे ही जाती है तो धीरे से जो है उसकी जो हैट होती है पेडलर की, अगेन वो अपने ऊपर वो हैट रख के सो चुका होता है, लेकिन उसकी एक आदत होती है। क्या आदत होती है? वो हमेशा अपनी एक आंख खोलकर सोता है। क्यों? क्योंकि उसे हर वक्त खतरा रहता है। भाई जो चोर होता है वो कभी शांति से नहीं सो पाता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, तो ये कोई लिटरल सेंस में समझने की कोशिश मत करो कि वो ऐसे सोता था, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कि वो ऐसे करके सोए। पर इससे ये समझ में आता है कि जो इंसान ईमानदारी की रोटी खाता है ना, वो सुकून से रहता है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता है। लेकिन जो इंसान चोर होता है उसके मन में पाप होता है ना, तो उसको एक डर रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं जो पैसे मैंने चुराए हैं, मेरे चुराए हुए पैसे ही कहीं कोई चोरी ना कर ले जाए। तो ये एक मन का जो डर है, ये जो वहम है, द फियर इन हिम, वो दर्शा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द फियर दैट ही हैड, राइट। वो इस रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो जैसे ही हैट इसके चेहरे से हटाती है ये लड़की, तो उसकी एक आंख खुली होती है और एकदम देखकर ये घबरा जाता है कि अरे बाप रे ये कौन है। और फिर ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और क्या कहती है? मैं कौन हूँ? एडला विल्मेंसन। बताती है कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है और मैं जो हूँ, जो आयरन मास्टर हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। आई एम हिज डॉटर एंड माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज। उन्होंने आके, आयरन मास्टर ने जो है अपनी बेटी को सारी सिचुएशन बता दी और उससे बोला कि भाई उसको तुम ही लेकर आओ, ये वहीं सोना चाहता है फॉर्ज के अंदर ही, तो इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। नाउ ये और देखिए और क्या कहती है? I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
ये जो एडला है यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही होती है इस पेडलर से, हालांकि ये इसको कैप्टन समझ रही होती है कि ये कोई पेडलर नहीं है, कोई थीफ या कोई रैट ट्रैप पेडलर नहीं है, बल्कि ये क्या सोचती है कि ये कैप्टन है। तो एक कैप्टन जो होता है वो सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, उससे तमीज से ही बात की जाती है। तो ये लड़की जो है इसको एकदम कैप्टन की तरह ही इसके साथ बिहेव कर रही है कि एज इफ दैट ही इज अ कैप्टन, और मुझे एक कैप्टन के अकॉर्डिंग ही मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो इतनी अच्छे से बात करती है, और इसकी जितनी भी हार्डशिप्स रही होंगी लाइफ में, प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आज ये इस सिचुएशन में है, उस पूरी सिचुएशन को एक्नॉलेज करती है और क्या कहती है कि मैं बहुत दुखी हूं और मुझे बुरा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां चल रही हैं। ठीक है, ये सारी बात कहती है ना। यहाँ पर जिस तरीके से ये इसको देख रही होती है ना, पेडलर को, इसकी हालत को, तो इससे समझ में आता है, इस पूरे पैराग्राफ से समझ में आता है कि ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वर है, बहुत ही शानदार तरीके से इसने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ये कुछ कहती नहीं है, लेकिन मन में क्या सोचती है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने कुछ चुरा लिया है। जिस इंसान ने कुछ चुराया हुआ होता है ना, उस इंसान को हमेशा ऐसा फील होता है, वो घबराया हुआ रहता है, उसकी आंखों में एक डर रहता है ना। वो डर एडला जो है ऑब्जर्व कर लेती है। शी ऑब्जर्व्ड दैट फियर इन पेडलर्स आईज। उसे लगता है कि बिल्कुल इस तरीके से घबराया हुआ है, एज इफ इसने कुछ चुराया है और कहीं ये पकड़ा ना जाए, ऐसा डर इसको लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जेल से भागकर आया हुआ इंसान है। अब जेल से तो नहीं भागा हुआ है हमारा पेडलर, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो पैसे तो चुराए हुए है ही उसने। तो वो जो डर है, वो जो घबराहट है, वो उसकी आंखों में नजर आ रही होती है एडला को, और वो पहचान भी लेती है। ठीक है, और यहाँ क्या रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज हमारे साथ, हमारे घर आइए, क्रिसमस ईव पर डिनर हमारे साथ कीजिए, और जितना फ्रीली आप हमारे घर पे आ रहे हैं ना, फ्रीली एज इन के जिस तरीके से आप आजादी के साथ हमारे घर पे आ रहे हैं, उसी आजादी से आपको जाने भी दिया जाएगा। तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से बंदिश में मत समझिए। राइट, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल इनविटेशन एक देती है कि आप आइए, प्लीज हमारे घर आइए, आके डिनर कीजिए, क्रिसमस ईव हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, और आप जब आपकी मर्जी हो आप बिल्कुल जा सकते हैं। यानी आयन मास्टर जिस तरीके से पर्सुएट कर रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका क्या है, नहीं नहीं तुम चलो यार, नहीं नहीं मेरे घर चलो, नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना कहीं उसे फोर्स कर रहा था, जो कि अच्छा तो लगता है, बट कहीं ना कहीं वो फोर्स था। यहाँ पर एडला का जो तरीका है वो फोर्सफुल नहीं है, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। किस तरीके से सामने वाले को वो ये फील करा रही है कि द चॉइस इज योर्स, ऐसा फील करवा रही है, जबकि मर्जी एडला की चल रही है कि आप आइए, जब जाना चाहते हैं चाहिए। मतलब ये फील करा रही है कि नहीं, आपकी मर्जी है, मैं तो बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आइए और हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करके, और फिर जब आपकी मर्जी हो आप चले जाइएगा। तो इतना अच्छा तरीके से जब वो बात करती है, तो कहीं ना कहीं इस पेडलर को एडला के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस एज इन ट्रस्ट आता है, भरोसा आता है कि नहीं ये सही इंसान और अच्छी इंसान है, मेरे से कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कर रही है। और सिंस इसको ऐसा लगता है, तो ये भी एडला के साथ चलता है। तो जब ये कहता है कि ठीक है मैं चलता हूं, और जब ये होता है, तो जो वेले है उसके हाथ में जो कोट था ना, वो कोट ये इसको दे देता है, पेडलर को दे देता है, पेडलर उस कोट को पहन लेता है, और ये दोनों जो है कैरियज में बैठकर अब आ जाते हैं ना। जैसे ही वो कोट पहनता है, वो फर कोट पहनता है पेडलर, और जैसे ही एडला के पीछे पीछे चल पड़ता है, तो वो ब्लैकस्मिथ जो था ना, उसको एक नजर भी नहीं डालता। तो नजर इसलिए नहीं डालता कि हाँ मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भाई अब बढ़िया महल में जाके रहूंगा, इसलिए नहीं। पेडलर खुद भी बहुत शौक था कि भाई मैं कन्विंस हो गया, वो खुद भी शौक था। और यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ है ना, वो खुद भी इतना शौक था कि यार क्या बढ़िया तरीके से इस लड़की ने कन्विंस कर लिया। इसके जो फादर आए थे वो तो बिल्कुल कन्विंस कर ही नहीं पाए थे। तो पूरी की पूरी सिचुएशन को देखकर जो है, इसको ऐसा लग रहा था ब्लैकस्मिथ को कि अरे यार वाह, और अपने साथ घर ले गई और ये पीछे पीछे चला भी गया ना। अब ये जो है, अब यहाँ पर जब वो बैठा होता है ना, इस बग्गी में बैठा होता है, तो उसके दिमाग में क्या थॉट ये आता है, अरे यार मैंने क्यों उस आदमी के पैसे चुरा लिए, मुझे वो चोरी नहीं करनी चाहिए थी। और उस आदमी के पैसे, वो जो ओल्ड मैन है, सिंस मैंने उसके पैसे चुरा लिए ना, इसीलिए मैं अब एक जाल में फंस गया हूं, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप। मैं इस जाल में बैठा हुआ हूं अब। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एडला ने कन्विंस किया, ये बहुत इजीली कन्विंस हो गया, लेकिन इसके मन में क्या चोर है, मन में क्या डर लग रहा है, मेरे पास चोरी का माल है, पकड़ा गया तो क्या होगा मेरा। ये डर जो है यहाँ पर इसको लग रहा है, इस पेडलर को, और इसके मन में ये भी हो रहा है कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए, और खास तौर से इसके मन में ये भी हो रहा है कि ये लड़की जिसने मुझसे इतनी अच्छे से बात की, इतने तरीके से बात की, मैं इसके सामने इंसल्ट नहीं होना चाहता मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए इसके सामने। तो इसको ये लग रहा है कि अरे यार क्यों किया, ये क्यों हुआ मेरे साथ। ठीक है, अब रात को तो ये लोग जाते हैं, रात को तो सो जाते हैं। ठीक है, अगले दिन जब सुबह होती है, तो यहाँ पर आयन मास्टर और उसकी जो बेटी है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और क्या बात कर रहे होते हैं कि सबसे पहले तो हमें, ये क्या लिखा हुआ है, ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स।
मतलब वो इतना दुबला पतला था, दैट मीन्स उसको खाने को भी नहीं मिलता था ढंग से। तो आयरन मास्टर क्या बोलता है कि सबसे पहले तो हमें उसके शरीर में थोड़ी जान लानी होगी, उसको ढंग से खिलाना पिलाना होगा, राइट। और बेटी इस टाइम पे क्या कर रही है, एडला क्या कर रही है, जो डाइनिंग टेबल है उसे सेट कर रही है, ठीक है, खाना वाना सब जमा रही है। इसके बाद क्या बोलती है, कहती है कि हाँ उसके साथ जो भी सिचुएशंस हुई, जो भी उसके साथ मुसीबतें आई उसकी लाइफ के अंदर, वो सारी चीजें जो उसके साथ हुई है ना, तो हमें ध्यान तो उसका रखने की बहुत जरूरत है। और ये भी कि लास्ट नाइट जब मैंने उसे देखा था ना, कल रात को उसको देखकर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कभी ये इंसान एक एजुकेटेड मैन भी रहा होगा। मतलब था तो वो पेडलर ही ना, पेडलर था, पढ़ा लिखा वो था नहीं। तो एक पढ़े लिखे इंसान के और एक पेडलर के जो तौर तरीके होते हैं ना, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो भले ही सिचुएशन खराब हो जाए, लेकिन तौर तरीके थोड़ी जाते हैं, या बात करने का तरीका थोड़ी बिगड़ जाता है, नहीं ना। तो यहाँ ये क्या कहती है कि शायद इसकी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें आ गई होंगी कि इसकी दिखने में तो हालत खराब हो ही गई, इसके तौर तरीके भी इतने चेंज हो गए कि कल तो लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये आदमी कभी एक एजुकेटेड मैन भी रहा हो, राइट। अब यहाँ पर क्या कहता है ये आयरन मास्टर कि तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है बच्चा, बहुत ही समझदार हो तुम, और इसलिए क्या कहता है कि तुम्हें कल लग रहा होगा कि वो बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा कि एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन एक बार ये नहा धो के तैयार होके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएगा ना, तब देखना, तब ये बिल्कुल तुम्हें ना एकदम अलग आदमी देखने को मिलेगा। क्योंकि असली निल्स ऑलिव जो है वो तो बहुत स्मार्ट है, मतलब जो कैप्टन है वो तो बहुत स्मार्ट है, राइट। अब ये सेंटेंस जो है वो अभी तक तो ठीक है, लेकिन जब आगे हकीकत का पता चलता है ना, तो ये सेम सेंटेंस आगे चल के बहुत ही आयरॉनिक हो जाता है। क्यों आयरॉनिक ऐसे हो जाता है कि हाँ, जब नहा धो के साफ सुथरा और शेव वेव करके आता है ना निल्स ऑलिव, और साफ सुथरे कपड़े पहनकर आता है, बिल्कुल जो हम देखते हैं, जो ये बाप बेटी देखते हैं, वो एकदम डिफरेंट ही नजर आता है। लेकिन डिफरेंट ऐसा नहीं कि अभी एजुकेटेड लग रहा है, डिफरेंट ऐसा कि व्यक्ति ही कोई और है। तो हाँ, डिफरेंट ही नजर आता है, लेकिन निल्स ऑलिव बेटर नजर नहीं आता है या एजुकेटेड नजर नहीं आता है। अरे ये तो निल्स ऑलिव है ही नहीं, ये तो कोई और है जिसे हम जानते ही नहीं है। तो ये समझ में आता है, ठीक है। अब ये भी कहते हैं कि यार लास्ट नाइट वो बहुत ही एम्बैरेस भी फील कर रहा होगा, इसलिए उसको शर्म भी आ रही होगी, इसलिए उसके जो मैनर्स थे ना, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड जैसे बिहेव नहीं कर रहे, एजुकेटेड बिहेवियर नहीं था उसका। लेकिन एक बार वो नहा धो के तैयार होकर आएगा ना, उसके मैनर्स भी वापस हो जाएंगे। और यहाँ क्या लिखते हैं, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। यानी आपके कपड़ों से भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और ये सच भी है कि हम जिस तरीके से कपड़े पहने हुए होते हैं ना, उस तरीके का कॉन्फिडेंस भी हम में रहता है कि साफ सुथरे अच्छे कपड़े हमने पहने हुए हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या होता है, जैसे ही दरवाजा खुला, दैट स्ट्रेंजर एंटर्ड, मतलब पेडलर, ये जो पेडलर है वो आया। अब पेडलर को ना, जो वैले था ना, उस वैले ने उसकी शेविंग कर दी, उसको नहाने धोने के लिए जगह दे दी, भाई अच्छे से नहा धो के आ जा, उसको कपड़े दे दिए, अच्छा सूट दे दिया, और उसको होल शूज दिए। होल शूज मतलब कि पहली बार उसको एक साबुत जूता दिया। मतलब साबुत जूता मिलने का मतलब ये है कि इसमें ना कोई छेद था कुछ, क्योंकि इसने तो कभी ऐसे कुछ कपड़े पहने ही नहीं, ना ऐसे कोई जूते पहने ही नहीं कभी तो हमारे पेडलर ने। तो क्या कहता है कि पहली बार उसको एक पूरा सिंगल और साबुत पीस जूते का पहनने को मिला, इसके पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो ये साफ सुथरा नहा धो के शेव वेव करके बाल वाल, मतलब हेयर कट, ये हेयर कट भी वैले नहीं किया था इसका, ऐसे बढ़िया इंसान बन के जब आया तो वो तो एकदम कोई और ही लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वही है जो नहाने धोने से पहले। लेकिन जैसे ही वो नहा धोकर आया, तो यहाँ पर सारा का सारा ड्रामा जो है, सारा का सारा सीक्रेट जो है रिवील हो गया। और इसको देखते ही आयरन मास्टर क्या बोलता है कि यार मतलब उसके चेहरे पे जो है, जिस तरीके के एक्सप्रेशंस आते हैं आयरन मास्टर के, ही डिड नॉट सीम प्लीज्ड, वो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहा होता। और क्या कहता है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। जैसे ही ये बोलता है कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमारे पेडलर को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब जो ड्रामा है, ये जो स्प्लेंडर है, वो उसका अंत अब हो गया है, एंड हो गया है। अभी तक पेडलर कुछ नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या पता मेरी और इस निल्स ऑलिव की शक्ल सचमुच शायद बहुत ज्यादा मिलती हो, कि मैं नहा धो के शेव वेव करके आऊं, शायद तब भी मिल रही हो, पता नहीं। तो चुप रहता है। लेकिन सिंस एकदम अलग शक्ल होती है, जैसे ही नहा धोकर आता है, शेव करके आता है, सूट बूट में आता है, तो आयरन मास्टर समझ जाता है कि ये तो कोई और है। और एक झटके में उसे गुस्सा भी बहुत तेज आ जाता है कि भाई कल रात को जब मैं इस आदमी को निल्स ऑलिव समझ रहा था, तो मैं तो गलती कर रहा था, लेकिन इस आदमी को तो पता ही था ना कि ये खुद निल्स ऑलिव नहीं है। तब इसने मना क्यों नहीं किया। ये मना कर देता, नहीं भाई आप पहचानने में गलती कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं, कह सकता था ना। इसने कुछ कहा ही नहीं। क्यों कुछ नहीं कहा। तो सिंस जैसे ही ये डायलॉग बोलता है ना कि क्या मतलब है इसका, आयरन मास्टर कहता है क्या मतलब है इसका, तो उसके जवाब के अंदर क्या कहता है पेडलर, सर ये मेरी गलती नहीं है, मैंने आई डिडंट प्रिटेंड टू बी एनीबॉडी एल्स बट अ ट्रेडर, मैंने कुछ
कुछ भी बताने करने की, मतलब मैंने कुछ भी आपको ना झूठ नहीं बोला, कुछ भी आपसे ऐसा नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त ही हूँ, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ और मैंने वो पुअर ट्रेडर वाली बात ही आपसे करी। हाँ, इस चैप्टर में ये भी कहीं मेंशन नहीं है कि क्या इस पेडलर ने इस वक्त वो क्या काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ मेंशन किया है क्या, इस चैप्टर में नहीं पता। लेकिन जब आयरन मास्टर और एडला की बात हो रही होती है ना, जैसे यहाँ पर आयरन मास्टर और एडला की बात हो रही होती है, तो एडला के कन्वर्सेशन से, इस कन्वर्सेशन से समझ में आ जाता है दैट इन लोग जरूर पेडलर ने इन लोगों को बताया होगा कि हाँ मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, कि भाई मैं रैट ट्रैप्स जो है वो बेचता हूँ एंड ऑल, है ना। ये सारी चीज जरूर बताई होगी, क्योंकि एडला और आयरन मास्टर की कन्वर्सेशन से ये समझ में आ रहा है कि पेडलर ने जरूर इन लोगों को ये बात अभी बताई होगी। बट कब बताई, किस सिचुएशन में बताई, किस कन्वर्सेशन में बताई, वो कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मैं एक बहुत ही गरीब ट्रेडर हूँ, इसके अलावा मैंने अपने आप को कोई नील सॉलफ या कोई कैप्टन वन स्टाले इस तरीके से प्रिटेंड नहीं किया सर, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो कुछ नहीं बिगड़ा है, नो हार्म हैज बीन डन, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। बस यही हो सकता है कि मैं जो अपने पुराने वो रेग्स है ना, पुराने कटे फटे कपड़े जो है ना, वो पहन लेता हूँ, वापस कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वापस चला जाता हूँ, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब देखा जाए तो बात तो सही थी कि ठीक है, जैसी जो भी सिचुएशन है मैं वापस ना मैं चला जाता हूँ, कोई नुकसान थोड़ी हो गया। मैं बस आपके घर पे आया, एक रात रुका और नहा धो लिया, खा पी लिया, कपड़े शेव वेव कर ली और बस यही तो किया, आपका कोई नुकसान तो किया ही नहीं ना, सही भी है, वापस चला जाऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ हमारा आयरन मास्टर जो है वो इतनी आसानी से कैसे जाने दे, और क्या कहता है कि देखते हैं जब शेरिफ आएगा तो लेट्स सी कि वो इस मैटर के बारे में क्या बोलता है। ना हु इज शेरिफ, शेरिफ कौन होता है बेटा, पुलिस वाला। ये देखते हैं कि जब पुलिस वाला आता है तो वो इस मैटर के बारे में क्या कहता है। ये सुनते ही यहाँ दिमाग खराब हो जाता है हमारे पेडलर का, और उसको आ जाता है गुस्सा, और वो आगे बढ़ता है और अपनी फिस्ट, अपनी जो मुट्ठी है ना, वो ऐसे टेबल पर इस तरीके से मुट्ठी जोर से मारता है क्योंकि उसको गुस्सा आता है। और क्या कहता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है ना। शेरिफ आएगा, रुको, बुला लो जिसको बुलाना है, मेरी सुनो अब कि क्या हुआ। बात यह है कि जो पूरी दुनिया है ना, ये और कुछ नहीं है लेकिन बस एक रैट ट्रैप है, रैट ट्रैप, जिसके अंदर जितनी भी फैसिलिटी, सुख सुविधा या जो भी हैप्पीनेस है ना, दीज हैप्पीनेस आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पोक। मतलब जो भी चीज, ऑल गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, वो अच्छी चीजें बेच की तरह है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से चूहे को पकड़ने के लिए हम चूहेदानी के अंदर या रैट ट्रैप के अंदर वो चीज पीसेस और बिट्स ऑफ पोक्स नहीं लगाते, बस वैसे ही है। मैं भी इस रेड ट्रैप में इसीलिए फंस गया क्योंकि कल रात को मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मुझे यहां पर शायद एक रात सुकून से सोने को मिलेगा। अगेन, ये कहीं भी इस चैप्टर के अंदर मेंशन नहीं है कि इस पेडलर ने वाकई में ऐसा सोचा क्या, नो। लेकिन इस सिचुएशन के साथ हम ये एनालाइज करते हैं कि जो पेडलर है ना, सिंस हमारी एडला जो है इसको ये प्रॉमिस कर रही थी कि आप आइए यहाँ पर क्रिसमस ईव हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, डिनर कीजिए हमारे साथ, है ना, तो इसीलिए तो कन्विंस हो गया, ये पेडलर कन्विंस हो गया था ना कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है मैं चलता हूँ, बोला कुछ नहीं लेकिन कन्विंस तो हो ही गया। तो उसने भी कहीं ना कहीं ये सोचा कि मुझे क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने को मिलेगी, है ना। तो जितनी भी अच्छी चीजें, मतलब जिस बात से पेडलर खुश हो रहा था, उसी बात की वजह से वो इस जाल में फंस गया। अदरवाइज आयरन मास्टर को तो वो मना कर चुका था ना साफ साफ कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा, साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन एडला ने क्योंकि अच्छे से बात की, कन्विंस कर लिया, तो ये इस जाल में फंस गया। और ये कह रहा है लेकिन, और आगे क्या बोलता है, लेकिन याद रखना आयरन मास्टर, आज मेरी बारी है, कल तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारे साथ भी कल को जरूर ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, समथिंग हैपनिंग वेरी गुड। लेकिन वो जो गुड है ना, वो एक तरीके से बेट होगी, और इसीलिए तुम भी कभी ना कभी ऐसे जाल में जरूर फंस जाओगे। यू विल ऑल्सो बी कॉट इन द ट्रैप। तुम्हारे सामने भी कभी जरूर ऐसी सिचुएशन आएगी। क्योंकि यहाँ पर पेडलर को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसे वो खूब जम के सुना रहा है। बट क्या ये आयरन मास्टर, उसका मन क्या पिघलता है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो हंसता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है, और क्या कहता है कि तुमने जो बात कही है ना, दैट नॉट सो बैड, बहुत बात तो तुमने बहुत शानदार कही है, मतलब डायलॉग तो तुमने गजब का मारा है, बात तो तुमने बहुत शानदार की है। लेकिन चलो शेरिफ को अपन छोड़ देते हैं, शेरिफ को छोड़ देते हैं का मतलब ये है कि वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है, नहीं बुला रहा है मैं शेरिफ को, लेकिन तू अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। ये सुनते ही पेडलर वहां से जाने लगता है और उसने दरवाजा खोला ही होता है, इतने में एडला जो है उसे रोक लेती है। और एडला क्या कहती है कि मत जाओ। नाउ एडला क्यों रोकती है उसे, वो बहुत खुश थी। देखिए उसकी मदर अब नहीं रही, उसके दोनों भाई अब्रॉड में है, ठीक है,
तो कोई भी इवेंट या कोई भी जैसे त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ उन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है? तभी उसका मजा आता है। भाई दिवाली होने का मतलब सिर्फ कि भाई आज के दिन दिवाली है, सिर्फ इस बात पर हम खुश नहीं होते। दिवाली की जो तैयारियां होती हैं, तैयारियों के दौरान जो इरिटेट होकर हम लड़ते झगड़ते भी हैं, फिर कहीं कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई मिठाइयां बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें मिलकर दिवाली का सेलिब्रेशन होती है। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, कोई भी XYZ त्योहार हो, उसमें जब ये तैयारियां होती है तभी मजा आता है। लेकिन क्या एडला को इस तरीके की कोई भी तैयारियों का या सेलिब्रेशन का मजा आता होगा? नहीं, बिकॉज शी डजंट हैव अ मदर, उसकी मदर नहीं है, एंड भाई जो है वो बाहर है, तो सिर्फ वो है और उसके फादर है। आज जबकि कोई एक गेस्ट आया है घर में, तब उसको सुबह से मतलब एक प्रिपरेशन में है कि आज मैं ये करूंगी, वो करूंगी। शी वाज फीलिंग होम लाइक एंड क्रिसमसी। क्रिसमसी एज इन कि उसको एक फील आ रही थी, क्रिसमस वाली एक फील आ रही थी उसको कि चलो आज सेलिब्रेट होगा, मैं ये बनाऊंगी डिनर में, मैं वो बनाऊंगी डिनर में, एक एक्साइटमेंट थी ना। ये एक्साइटमेंट विद इन अ सेकेंड एडला चेंज नहीं कर पा रही थी कि थोड़ी देर पहले जहां मैं इतनी एक्साइटेड थी, अगर ये चला गया तो क्या ही क्रिसमस सेलिब्रेट हो पाएगा। और इसीलिए वो जो है इसको रोक देती है, किसी पेडलर को जाने से रोक देती है। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे। इसका क्या मतलब है ना, एडला जो है वो यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट देती है। ऑफ कोर्स इसके फादर को अच्छा नहीं लगता कि तुम एक चोर को घर में रखोगी क्या, लेकिन ये क्या कहती है कि शायद ही इसने कभी कोई क्रिसमस सेलिब्रेट किया होगा आज तक, शायद इसने कभी कोई क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया, पहली बार हमारे साथ इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने दीजिए, हमारे साथ ये क्रिसमस ईव के ऊपर हमारे साथ डिनर करने दीजिए। क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसकी जो हालत है, जो सिचुएशन है, कोई भी इससे अच्छे से बात नहीं करता होगा, ये कहीं भी जाता होगा तो इसे वहां से भगा दिया जाता होगा, है ना। मतलब दिस पर्सन इज नॉट वेलकम एनीवेयर, लेट मी वेलकम हिम। ठीक है, क्यों? एक तो इसलिए क्योंकि वो घर पे चाहती थी कि एक सेलिब्रेशन हो, दूसरा ये कि इट वॉज आस, वी हैव आस्क्ड हिम टू कम, हमने इसको यहाँ बुलाया है, ये खुद से नहीं आया है। इट वॉज आस हु आस्क्ड हिम टू कम, इट वॉज आस हु प्रॉमिस्ड हिम अ क्रिसमस डिनर, क्रिसमस चीयर, कि भाई हम क्रिसमस पे एंजॉय करेंगे ना, हमने इसे प्रॉमिस किया था, तो वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, है ना। ऐसा नहीं है ना कि हम पहले इसको कैप्टन वन स्टाले समझ रहे थे, अब हमें पता चल गया कि वो कैप्टन नहीं है तो हम हमारा प्रॉमिस तोड़ दें और इसको इतनी खराब तरीके से ट्रीट करें। नो, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, और एक क्रिसमस ईव में रहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, राइट। ये बात सुन के आयरन मास्टर को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन क्या कहता है कि याद रखना, तुम ये डिसीजन ले तो रही हो, लेकिन बाद में तुम्हें इस पे रिग्रेट ना करना पड़ जाए, अफसोस ना करना पड़ जाए, ठीक है। बट ये जो यंग गर्ल है वो इसको देखती है, पेडलर को देखती है और उसे कहती है बैठो, और अच्छे से उसे ट्रीट करती है। नाउ वो लोग खाना खाते हैं, बढ़िया तरीके से खाना खाते हैं। पूरी दोपहर जो है ये पेडलर जो है वो सोता है, पूरी इवनिंग जो है ये सोता रहता है, बीच बीच में इसको जगाते रहते हैं। जैसे एक बार जब क्रिसमस पर लाइट्स जलाई थी तब इसको जगाया था, नॉट जलाया, इसको जगाया था। बाकी थ्रू आउट ये गेस्ट रूम में सोता ही रहता है। क्यों इतना सोता है ये इतना इसलिए सोता है बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट फीलिंग स्लीपी, मतलब स्लीपी फील कर रहा था सिर्फ इसलिए नहीं सो रहा था ये, ही वॉज स्लीपिंग बिकॉज वो इसलिए इतना सो रहा था क्योंकि उसको सेफ महसूस हो रहा था। he was not having that fear of anyone। क्यों? क्योंकि बहुत सुकून और शांति के साथ ये सो रहा था। जब ये फौज में भी सो रहा था तो अपनी एक आंख खोल के सो रहा था, क्योंकि उसके मन में क्या था? डर, बताया था मैंने। बट ही इज नॉट हैविंग दैट फियर हियर एट दिस रैमजो, एट दिस प्लेस। बहुत आराम से और सुकून भरी नींद सो रहा था। एक कॉन्ट्रास्ट समझ में आया, रीजन समझ में आया कि जहां हम सुकून महसूस कर रहे होते हैं ना, वहां नींद हम गहरी ले पाते हैं। ठीक है ना। आगे क्या होता है, आगे जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, पूरे दिन मतलब दोपहर से लेके शाम तक ये लगातार सोता रहता है। बीच में एक दो बार इसको जगाते हैं जब जब कोई काम होता है, क्रिसमस ईव का जब सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद जब डिनर करने लगते हैं तो डिनर के अंदर भी जो क्रिसमस पे बनाया होता है पॉरेज वगैरह और फिश वगैरह, क्रिसमस फिश जो है ये बनाया होता है, उसको खिलाने के लिए इसको जगाते हैं, ठीक है। और जैसे ही डिनर, क्रिसमस ईव का डिनर जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो जितने भी लोग वहां थे, ये पेडलर सब लोगों के पास वन बाय वन जाता है, सबको क्रिसमस जो है, क्रिसमस विश जो है वो भी देता है और सबको थैंक यू बोलता है। भाई मुझे यहाँ खाना खाने दिया, मुझे यहाँ रहने दिया, थैंक यू कहता है। और क्या करता है, गुड नाइट विश करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एडला की बारी आती है तो एडला क्या कहती है इससे कि तुम्हारा ये जो सूट है ना, तुम्हारा ये जो ड्रेस है, तुम इस ड्रेस को अपने पास रखो, क्योंकि हमारा जो कैप्टन वन स्टाले था ना, कि पहले कैप्टन वन स्टाले को इन्होंने इन्वाइट किया था ना, तो हालांकि ये आदमी कैप्टन वन स्टाले नहीं, एक पेडलर है, लेकिन ये क्या कहती है कि ये जो तुमने सूट पहना है ना, तुम इस सूट को रखो, ये तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज लाइक अ क्रिसमस प्रेजेंट टू यू। और उसको आगे क्या बोलती है कि अगले साल
तुम्हें फिर से अगर कहीं सेफ फील करना हो, इफ यू वांट टू फील सेफ, और अगले साल भी तुम्हें क्रिसमस ईव अगर सेलिब्रेट करनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। अगले साल भी तुम हमारे यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आ सकते हो। मतलब इसने अगले साल के लिए भी इसको इन्वाइट किया। तो बेसिकली यहाँ पर एडला का जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है इस पेडलर को लेकर, वो एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है जो अगर इसके सामने कैप्टन खड़ा होता तो कैप्टन के साथ ही जिस तरीके से बर्ताव करती, बिल्कुल उसी तरीके से ये इस पेडलर के साथ बर्ताव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि कैप्टन समझकर ही इसको न्योता दे दिया था ना, तो कैप्टन वाला बर्ताव ही एडला इसके साथ कर रही है और कह रही है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन एक्चुअल में वो जो सूट था वो किसका था? वो सूट एक्चुअल में आयरन मास्टर का ही खुद का था, क्योंकि आयरन मास्टर को थोड़ी पता था कि मुझे एक फ्रेंड मिल जाएगा तो उसके लिए कोई पहले से ही सूट प्रिपेयर करके रखता नहीं ना। वो सूट आयरन मास्टर का ही था और वो सूट पेडलर को ही दे दिया कि भाई तुम रखो एज अ क्रिसमस गिफ्ट। ठीक, अब यहाँ पर जो आदमी है वो काफी, ही वॉज वेरी सरप्राइज, द पेडलर वॉज वेरी सरप्राइज कि हाउ कैन समवन बी सो गुड, सो लविंग एंड सो केयरिंग, एंड हाउ कैन समवन बी सो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का यहाँ मतलब ये है, देखिए अच्छे से बात करना तो लविंग एंड केयरिंग हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एडला ने इस आदमी की एक सिचुएशन समझी कि इसने कभी भी एवर कभी भी इसने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया होगा, तो इसको जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला, वो मौका ये मुझे दे रही है। हाउ अंडरस्टैंडिंग शी इज, शी अंडरस्टूड दैट आई हैड नेवर गॉट टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। ये है यहाँ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग। और आगे क्या होता है, आगे अगेन अगले मॉर्निंग देखिए यहाँ पर आता है गुड सीजन। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगले दिन बढ़िया दे वो कब दोनों के दोनों बाप बेटी जगे, गॉट अप इन गुड सीजन। ये गुड सीजन जो है ओल्ड मैन और पेडलर के लिए भी आया है। पेडलर और ओल्ड मैन ने जो रात स्पेंड करी थी ना गेम्स खेलते हुए एंड ऑल, बात करते हुए, अगले दिन उठते हैं, दे गॉट अप इन गुड सीजन। तो गुड सीजन का मतलब है बहुत ही कि एकदम सही समय पे उठ गए। तो ये पॉजिटिव उसका दिखाता है, बढ़िया उठे। अब इस दिन क्रिसमस था तो ये लोग चर्च गए, सुबह 10 बजे ये लोग चर्च गए, और जो पेडलर है वो अभी भी सो रहा था। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते हुए एडला वॉज वेरी अपसेट एंड शी वॉज क्वाइट एम्बेरस्ड। क्यों? क्योंकि चर्च जब गए तो वहां पर बाकी लोगों से भी मिले होंगे, आज तो क्रिसमस है तो बहुत सारे लोग यहाँ चर्च में आए होंगे, और एक दूसरे से जब बात हुई तो बातों बातों में क्या पता चला कि जो ओल्ड मैन है उसके यहाँ पर चोरी हुई है। क्योंकि बहुत बड़ा इलाका तो है ही नहीं, एरिया तो वही है, कौन सा, रैमजो आयरन वर्क्स है, तो रैमजो इज द नेम ऑफ द प्लेस, और उस प्लेस के नाम पर ही आयरन मिल्स का नाम है। ठीक है, तो एक दूसरे के यहाँ पे बात तो पहुंचाते, अरे पता है वहां पर ना चोरी हो गई। तो चोरी की बात इन लोगों तक भी पहुंची, आयरन मास्टर उसकी बेटी के पास भी पहुंची, और जब इन लोगों ने बात करी, सारा कुछ सुना समझा, दे कनेक्टेड द डॉट्स, और वो समझ गए कि अच्छा ये जो व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, भाई हुलिये के बारे में भी वहां बात हुई होगी कि दिखने में कैसा था, भाई चोरी हुई है तो चोर कैसा था दिखने में, क्या तुम्हें कोई आइडिया है, ये सारी चीजें। तो इस जब सारी बात हुई होगी ना, आइडिया लगा होगा ना, तो ये समझ जाते हैं दोनों के दोनों बाप बेटी कि हो ना हो ये वही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घर पर है ना। यहाँ पर अगर मैं बोलूं, वो जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन ने चोरी करते हुए तो किसी को देखा नहीं है ना, पेडलर ने चोरी करी है ये तो देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक आइडिया, एक अंदाजा कि उसे ही तो मैंने बताया था कि पैसे कहाँ रखे हैं, तो वही अंदाजा, उस अंदाजे के हिसाब से वहां चर्चा हुई, और उस चर्चा से बोथ फादर एंड डॉटर दे कनेक्टेड द डॉट्स कि भाई वो आदमी तो हमारे घर में ही है। और पूरे रास्ते जो है ये आयरन मास्टर अपनी बेटी को डांटता हुआ लेकर आया कि मैं तो तुझे समझदार समझता था, अब ये जो चोर है ना वो हमारे घर पर है, एकदम अकेला, पूरा घर उसको मैदान की तरह साफ कर देगा वो एकदम, है ना। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ना जाने कितनी सिल्वर स्पून्स जो है बची होंगी, क्योंकि वो तो चोरी करके वहां से चला गया होगा। अब जैसे ही ये घर पहुंचते हैं तो इनको कौन मिलता है, जैसे ही वेगन वो जो बग्गी है वो घर के सामने रुकती है, और जैसे ही ये उतरता है वैसे ही जो है वेले से पूछता है, क्या पूछता है कि वो जो स्ट्रेंजर, वो जो कल जो आदमी आया था वो अभी भी है या चला गया। ठीक है, और फिर पूरी सिचुएशन भी बताता है कि जो चर्च है ना, चर्च के अंदर क्या बातें हो रही थी, मतलब पूरा आयरन मास्टर इस वेले को बता देता है कि हम चर्च गए थे, वहां में पता चला कि एक आदमी ऐसे से चोर है, और वो चोर और कोई नहीं, अपने यहाँ पर जो कल रात को आदमी आया था ना वही है वो चोर, तो वो अभी भी अपने घर पे है या चला गया। तो वेले क्या जवाब देता है, सर वो तो जा चुका है, और वो तो खाली हाथ गया है, ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। वो तो, आप कह रहे हो वो चोर है, लेकिन वो तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है, वो तो एकदम खाली हाथ ही गया है, और लेकिन बल्कि वो तो एक पैकेज छोड़कर और गया है, किसके लिए, मिस एडला के लिए, उनके लिए एक पैकेज भी छोड़कर गया है। अब ये जो पैकेज है वो क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम द पेडलर, वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है। जैसे ही एडला जाकर उस पैकेज को खोलती है तो इतना गंदी तरीके से रैप हुआ होता है कि एडला उसको हाथ लगाती है और सारा सामान एक बार में ही बाहर आ जाता है ना। इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि क्या क्या चीजें थी, तो उसमें बेसिकली एक तो गिफ्ट था रैट ट्रैप।
ठीक है, जो रैट ट्रैप बना के वो बेचता था पेडलर, एक तो वही रैट ट्रैप था, एक लेटर था, 2 चीजें हो गई, रैट ट्रैप एंड लेटर, और तीसरी चीज क्या थी, वो 30 क्रोनोर जो उसने चुराए थे। मतलब तीनों की तीनों चीजें उस एनवेलप में डाल देता है और क्या कहता है, honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. यहाँ सीधा सीधा क्या बोलता है कि आपने बिल्कुल मुझे इस तरीके से ट्रीट करा पूरे दिन भर जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूं, तो मैं भी आपके साथ वही रवैया पेश आऊंगा जो एक रियल कैप्टन का होना चाहिए। तो मैं भी आपके साथ एक रियल कैप्टन की तरह ही पेश आऊंगा, उसी तरीके से मैं बर्ताव करूंगा। नाउ ये पेडलर, ये एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तौर तरीके नहीं पता, बट स्टिल ये कितनी एफर्ट डालता है, कितनी कोशिश करता है कि इस नोबल एंड ऑनर्ड मिस के साथ एकदम वेल बिहेव, एकदम कैप्टन की तरह बिहेव करे, राइट। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के मौके पर आपको दुनिया के सामने मेरे जैसे एक चोर की वजह से एम्बैरस होना पड़े, कि दुनिया आपसे ये कहे कि बड़ी मदद करने निकली थी ना एक चोर की, कर कर और मदद कर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं आपके साथ ऐसा हो, बल्कि मैं आपके साथ एक कैप्टन वाला ही रवैया करूंगा। और इसीलिए सबसे पहले तो मैं इस एनवेलप में वो 30 क्रोनोर डालकर जा रहा हूं जो उस ओल्ड मैन ने एक बेच की तरह उस थैले में लटकाए हुए थे ना। ये 30 क्रोनोर उस ओल्ड मैन को दे देना और क्या कहना कि दुनिया के सामने जो पुअर वॉन्डरर्स होते हैं ना, उनके सामने इन्हें बेच की तरह ना रखे। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि कई बार जब चोरी होती है ना, तो वो चोरी करने वाला आदमी जरूरी नहीं कि सचमुच में कोई चोर ही हो, कई बार उसकी सिचुएशन उससे चोरी करवा देती है। क्यों? क्योंकि कोई मुसीबत आई होगी, कोई परेशानी होगी, और ऐसे में आप इतनी लापरवाही से उन रुपयों को वहां पर रख रखा होगा अगर आपने, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो क्योंकि मजबूर है उस टाइम पर और सामने रुपए हैं, तो वो चोरी कर लेगा नहीं। इसीलिए जिसके रुपए हैं या कोई भी सामान है, कुछ भी है, आपको उसे हिफाजत से और सीक्रेट करके रखना चाहिए, सीक्रेटिव रखना चाहिए बिल्कुल। सबके सामने ऐसे दिखाने की देखो मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं यहाँ रख रखे हैं वो रुपए, ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमें सीखने को मिलता है। तो ये ओल्ड मैन के लिए कह रहा है कि ना जाने कितने गरीब और परेशान लोग हैं, मजबूर लोग हैं इस दुनिया के अंदर, और वो मजबूर लोगों के सामने अगर आप बता दोगे ना कि कहाँ कैसे क्या रुपए रखे हुए हैं, तो वो तो जाके और बिल्कुल हो सकता है उस मजबूरी में वो पैसे ले लें। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये रैट ट्रैप देकर जा रहा हूं एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। नाउ क्रिसमस प्रेजेंट में एक रैट ट्रैप क्यों? ये इस बात का एक सिंबल है, ये पेडलर क्या कहता है, इस बात का एक सिंबल है कि मैं इस पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप ही समझता था, और मैं खुद एक रैट, कि मैं खुद वो व्यक्ति जो इस पूरी दुनिया को जो रैट ट्रैप समझ रहा है, मैं उस रैट ट्रैप में, उस जाल में फंस जाता, लेकिन आपकी वजह से मैं फंसा नहीं। क्यों? मैं आपकी वजह से क्यों नहीं फंसा? इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, आपने ये जो रेज्ड टू कैप्टन है ना, ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है द अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड ऑफ एडला, कि आपने जो मुझे इतना अच्छा यहाँ पर इतना रिस्पेक्ट दिया, इतने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव किया, अगर आपने मेरे को एक कैप्टन जैसा फील ना करवाया होता, यानी अगर आपने मुझे वो इज्जत ना दी होती, वो रिस्पेक्ट ना दी होती, तो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो भरी हुई ही रह जाती, और मेरा जो दुनिया को देखने का नजरिया था ना, ध्यान है हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि एकदम पेसिमिज्म है उसके अंदर भरा हुआ है, और उसकी सिचुएशन की वजह से उसके अंदर इतना नेगेटिविटी भरी हुई है। बट सिर्फ एक इंसान की वजह से, एक इंसान जो इसको लेकर लविंग हुआ, केयरिंग हुआ, और एक इंसान जो इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो इसे अपने आप को लेकर, इस पेडलर को अपने आप को लेकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, हम हमेशा सुनते आए ना कि यू मस्ट लव योरसेल्फ, सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पेडलर के पास खुद को प्यार करने की, खुद को रिस्पेक्ट देने की कोई वजह थी ही नहीं, कभी नहीं थी। इस लड़की ने, एडला ने, शी गेव हिम अ रीजन टू लव हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को प्यार करने की, अपने आप को रिस्पेक्टफुली देखने की एक वजह दी कि भाई मेरी भी इज्जत हो सकती है, मेरे से भी अच्छे से बात की जा सकती है। और इसी वजह से कहता है कि सिंस आपने मुझसे इस तरह से बात करी, एक कैप्टन की तरह आपने मुझे ट्रीट किया, तो मैं भी अब एक कैप्टन की तरह ही अपनी आगे की जिंदगी जीऊंगा। और इसीलिए जब इस चैप्टर का इस लेटर का अंत जब करता है, तो आखिर में क्या लिखता है? रिगार्ड्स कैप्टन वन स्टाले। अपने आप को कैप्टन वन स्टाले करके वो एड्रेस करता है, खुद का नाम कैप्टन वन स्टाले लिखता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये नहीं पता कि पेडलर का रियल नेम क्या है, लेकिन आखिर में जब ये नाम अपने आप को देता है, तो एक्चुअल में इस पेडलर को क्या मिलती है? अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट गेनिंग द आइडेंटिटी, एक पहचान मिलना। इस पेडलर की क्या पहचान है? मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस दुनिया के अंदर मेरी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। बट व्हेन एडला वैल्यूड हिम, जब उसको इज्जत दी, उसकी एक वैल्यू करी, तब इसको अपने आप को लेकर ये लगा कि जैसे मैं भी कुछ हूं, और मेरी एक पहचान है, मेरी एक आइडेंटिटी है, और अब से मैं क्या हूं? कैप्टन वन स्टाले, और मैं कैप्टन की ही लाइफ जीऊंगा। अब कैप्टन की लाइफ जीने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल वैसे जीऊंगा, नो।
आर्मी में अगर हम सोल्जर्स की बात करें, किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी ब्रेवरी के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी पंक्चुअलिटी के लिए और उनके एटिकेट्स के लिए वो जाने जाते हैं, और सबसे ज्यादा वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने डिसिप्लिन के लिए। मैं भी अपनी लाइफ में ये सारी की सारी चीजें लेकर आऊंगा। नाउ सिंस यू गाइज आर इन 12th, जो चीजें मैंने ब्रेवरी, डिसिप्लिन, इन सब के बारे में बताया है, ये चीजें यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है चैप्टर में, बट सिंस ये एक कैप्टन की लाइफ जिएगा, तो एक कैप्टन की लाइफ में वो एक कैप्टन जो होता है उसके एटीट्यूड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई, वही चीज तो ये अपने आप में लेकर आएगा ना। मैं कैप्टन हूं, मैं कैप्टन वंस टाले, सिर्फ इतने कहने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी हमें साथ में समझना पड़ेगा कि कैप्टन अपने आप को समझ लेगा, मतलब क्या समझ लेगा? डिसिप्लिन अब मैं लेकर आऊंगा अपनी लाइफ में, मैं भी अपनी लाइफ को वैल्यू करूंगा। और सिंस आपने मुझे जानते हुए कि मैं एक पैडलर हूं, फिर भी मुझे ऐसे ही मेरे साथ बिहेव किया एज इफ आई एम अ रियल कैप्टन, सो आई विल नाउ लिव अ लाइफ ऑफ अ लाइक अ रियल कैप्टन, लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, लाइफ ऑफ ट्रस्ट, लाइफ ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर बेटा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर। अब हम पेडलर की अगर बात करें तो ही वाज वेरी इमेजिनेटिव एंड परसेप्टिव, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन की दुनिया के अंदर रहता था, यानी कुछ ना कुछ इस दुनिया के बारे में सोचता रहता था। जैसे जो लोग हैं या ये जो दुनिया है पूरी एक रैट ट्रैप है, तो उसकी इमेजिनेशन जो है लगातार चलती रहती थी, और उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से ही वो सामने वाले इंसान का जो नेचर है, रवैया है, उसे भी इमेजिन करने लगता था, सोचने समझने लगता था। ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, इसमें जितने भी रिचेस है, जॉयज है, या क्लोथिंग है, या जो भी ट्रेजर है, वो सब एक बेट की तरह है। ठीक है, और इस सब की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता था, इट कलर्ड बाय हिज ओन स्ट्रगल्स। ये सब क्यों, ये सारी सोच इसकी क्यों थी, क्यों उसकी वो इतना इमेजिनेटिव था? इसलिए क्योंकि उसकी खुद की जो स्ट्रगल्स थी, उसकी लाइफ में खुद जो स्ट्रगल चल रही थी, उसकी वजह से ये उसकी सोच हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा पेडलर कैसा था, बहुत ही पुअर था, गरीब तो था ही, लेकिन बहुत ही लोनली था। ये इसके एटीट्यूड में कैसे ऐड हो जाता है, क्योंकि जो लोनलीनेस ये फील करता है पेडलर, उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इंसान था। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसका कोई फ्रेंड हो, कोई जान पहचान वाला, चाहे परिवार का एक सदस्य, आप उससे अपनी मन की बात कह सको, बट ऐसा पेडलर के साथ नहीं था, इसीलिए वो एक लोनली पर्सन था, और कोई भी उसके जीवन में कोई घर भी नहीं था। एक नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैड एज इन बंजारा, इधर से उधर भटकता रहता है। वेगाबॉन्ड कहा था ना मैं, इस वर्ड, ये वर्ड भी है इस चैप्टर के अंदर, वेगाबॉन्ड मतलब जो इधर से उधर भटकता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही लोनली था। उसके अलावा सिनिकल फिलोसोफर, क्या फिलॉसफी थी उसकी? थोड़ी पगलो टाइप की सी एक फिलॉसफी थी कि पूरी दुनिया जो है ये एक ट्रैप की तरह है, जैसे रैट ट्रैप होता है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो हमें लगता है दे आर गुड थिंग्स, बट ऑल ऑफ देम आर मोर लाइक बेट्स। जितने भी कंफर्ट्स हैं वो सब बेट की तरह है, क्योंकि कंफर्ट के पीछे पीछे इंसान चला जाता है और फिर किसी न किसी जाल में फंस जाता है। जैसे ये खुद फंस गया था कि एडला की कन्विंस करने पे क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता है, और बाद में फंस जाता है। क्या फंसता है कि अब तुम्हें पकड़ने के लिए शेरिफ आएगा, क्योंकि तुमने धोखा दिया है, क्योंकि तुम वो इंसान हो ही नहीं जो समझकर हम तुम्हें घर पर लेकर आए थे। राइट, तो यहाँ पर ये होता है। उसके बाद डिसऑनेस्ट येट फंडामेंटली गुड। भाई डिसऑनेस्ट तो वो था, चोर था ना, तो डिसऑनेस्ट तो वो था ही, बट स्टिल फंडामेंटली ही वाज गुड। यानी वो जो चोरी करता था, वो इसलिए नहीं करता था कि बेसिकली वो चोर है, मतलब उसका जो एटीट्यूड था वो चोर वाला नहीं था, मजबूरी थी चोरी करना, अदरवाइज उसका पहला काम तो रैट ट्रैप्स बेचने का ही था। ठीक है, तो जो रैट ट्रैप्स बेचता था उसमें भी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी इस काम के अंदर कि वो भरपेट खाना खा सके, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी भी करता था। ठीक है, पिटी थीफरीज। तो यहाँ ये बेसिकली बताया जा रहा है कि बेसिकली ही वाज अ गुड पर्सन। उसने जो 30 क्रोनोस चुराए थे उस ओल्ड मैन के, तो ये तो समझ में आता है ये डिसऑनेस्ट है। जिस आदमी ने घर पे रखा, सोने के लिए जगह दी, खाना पीना खिलाया, उसी को ही ये बाद में वहीं पर ही चोरी कर देता है। लेकिन जब एडला उससे बहुत ही काइंडली बिहेव करती है, अच्छे से बर्ताव करती है, देन ही ऑल्सो रियलाइज कि मुझे ये पैसे दे देने चाहिए, बिकॉज नाउ मुझे एक कैप्टन की आइडेंटिटी दी गई है, तो मैं एक कैप्टन की तरह ही आगे लाइफ भी जीनी चाहिए। तो ये एक फंडामेंटली गुड, मतलब आपका बेसिक इंटेंशन किस तरीके का है, आपकी बेसिक नियत जो है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो सिचुएशन कई बार सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो भी जो चोर प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, वो फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ता, बट ये चोर प्रवृत्ति का इंसान नहीं है। ठीक है, फंडामेंटली या बेसिकली ही इज नॉट अ थीफ, सिचुएशन ने बना रखा है बस। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रीडीम्ड। रीडीम्ड का मतलब ये हुआ है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस इंसान का, इस पेडलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सबसे ज्यादा जरूरी, कि किस तरीके से इसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई, जैसे एडला वाली जो सिचुएशन आई, उस सिचुएशन की वजह से उसने अपने आप को एक मौका मिला, उसे ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, अपने आप को बदलने का एक मौका मिला, एंड ही ग्रैब्ड इट। उसने उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया, और
इसके अंदर ही बदलाव आया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। नाउ ही डिडंट से दिस एक्सप्लिसिटली इन दिस चैप्टर, कहीं क्या कहा है इसने कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, कुछ नहीं। नो, व्हाट डिड ही से कि मैं अब एक कैप्टन की लाइफ ही जीऊंगा, एक कैप्टन जिस तरीके से जीता है उस तरीके से जीऊंगा। अगेन, कैप्टन जिस तरीके से जीता है का ये मतलब नहीं है कि कोई रिच क्लास या कोई एलीट क्लास की तरह जीऊंगा और इस नो, क्या बताया था मैंने, डिसिप्लिन के साथ जीऊंगा कि लोग मुझ पे ट्रस्ट कर सके, मुझ पे भरोसा कर सके, ठीक है, ब्रेवरी के साथ जीऊंगा और चैलेंजेस को फेस करूंगा, ये मतलब है इसका। सो दिस इज अ बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इतना सा ही सपोर्ट इसको चाहिए था, इस पेडलर को यही सपोर्ट एक चाहिए था। जैसे ही इसको ये सपोर्ट मिला वैसे ही इसके अंदर ही बदलाव आ गया, अदरवाइज इसके पहले तो इसके दिमाग में पूरी नेगेटिविटी ही भरी हुई थी। अभी हम बात करते हैं थीम्स की। तो सबसे पहली थीम है ह्यूमन गुडनेस एंड रिडेम्पशन, यानी जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और बिफोर यू रीड के अंदर या जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें जो हमने बात कही थी वही इसकी फर्स्ट थीम है बेटा, कि अगर किसी इंसान की थोड़ी सी भी अच्छाई, उसका लविंग और केयरिंग एटीट्यूड, उसका अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड अगर किसी को मिल जाता है तो चाहे कितना भी नेगेटिव इंसान हो उसके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है ना, उसके अंदर भी एक जो अच्छाई है वो पनप सकती है, वो अवेकन हो सकती है। तो यहाँ पर ये एडला के एटीट्यूड से हमें समझ में आता है कि एडला एकमात्र ऐसी थी जिसने एक ट्रस्ट दिखाया इस पेडलर के अंदर, और वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हमारे पेडलर के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सका। सो इट्स हेंस प्रूव कि एक इंसान के लव, केयर और अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड की वजह से सामने वाला इंसान चाहे कितना भी नेगेटिव वो बुरा हो, उसके अंदर अच्छा बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट इज द रैट ट्रैप, अ मेटाफोर। बेसिकली रैट ट्रैप एक तरीके से मेटाफोर क्या है इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर कई बार जो है इसने पेडलर ने कहा है कि पूरी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है, दिस होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। तो दुनिया को डायरेक्टली कंपेयर किससे किया गया है, रैट ट्रैप से। सो फर्स्ट मेटाफोर, सेकंड मेटाफोर इज कि जितने भी रिचेस है या जितने भी कंफर्ट्स है इस दुनिया में, दे ऑल आर द बेट्स, पूरे बेट्स हैं। वो बेट्स कैसे कि वो चीज रिंग्स है या बिट्स ऑफ पोक्स है, मतलब वो रोटी का टुकड़ा जो हम लटकाते हैं ना रैट ट्रैप के अंदर, सारे कंफर्ट्स वो रोटी के टुकड़ा ही है कि उनके कंफर्ट के पीछे पीछे हम जाते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट, ये दो मेटाफोर मतलब इसमें यूज हुए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैशन एंड काइंडनेस। इस चैप्टर के अंदर कंपैशन और काइंडनेस के बारे में भी बात हुई है कि किस तरीके से अच्छा बर्ताव करने पर कितने पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं और एक पेडलर तक के अंदर एक बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देन लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोनलीनेस और कंपेनियनशिप को लेकर आगे एक क्वेश्चन भी है। बेसिकली चाहे हम बात करें पेडलर की, वो तो लोनली है ही, हमने जान लिया, चैप्टर में भी हमें पता है। उसके अलावा जो ओल्ड मैन था जिसके 30 करोड़ चुराए थे पेडलर ने, क्या वो लोनली नहीं था? इसी वजह से तो एक स्ट्रेंजर को भी उसने अपने घर में बुला लिया, अरे आओ आओ आओ, ठीक है। क्या आयरन मास्टर वो लोनली फील नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, इसीलिए तो इसको इतनी ज्यादा बुला रहा था, ठीक है। इसने अपने फ्रेंड को देखा कि फ्रेंड जो है मुसीबत में है, बहुत परेशान हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन वो ये चाहता भी था आयरन मास्टर की क्रिसमस ईव आ रही है, लोग हो हमारे साथ कि हम लोग अच्छे से क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर सके, अच्छे से क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर सके। वो चाहता था आयरन मास्टर, क्योंकि वो लोनली फील करता था, परिवार साथ में था ही नहीं, सिर्फ बेटी साथ में थी, तो नहीं इतना अच्छे से सेलिब्रेट हो सकता है, ठीक है। तो वो भी एक लोनलीनेस है। तो तीनों लोगों की ना अपने अपना एक जो लोनलीनेस है वो है। तो ये कंपेनियनशिप चाहिए होती है, दोस्त, साथी, पार्टनर या कोई भी परिवार वाला वो चाहिए होता है, चाहे फिर उसे झगड़ा ही चलता रहे, बट कुछ चाहिए होता है लाइफ में ताकि आपको एक पर्पस मिले, है ना। तो ये तीनों ही इस लोनलीनेस को महसूस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। इल्यूजन क्या था? इल्यूजन यहाँ पर यही था, पूरी तरीके से दुनिया को क्या समझता रहता था ये कि ये एक ट्रैप है। कौन समझता था? पेडलर। तो ये जो उसकी सिनिकल फिलॉसफी है ना, वो यहाँ पर आप अप्लाई करो कि इसको क्या लगता रहता था ना, रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप है। हर वक्त वो यही सोचता रहता था, क्योंकि उसकी खुद की सिचुएशन नेगेटिव थी, तो सब कुछ नेगेटिव नजरिए से ही देखता था, सब खराब है, सब कुछ ये रेड ट्रैप है, ये सब चीजें बेट्स की तरह है, ठीक है। लेकिन फिर रियलिटी से जब उसका सामना पड़ा तब उसको समझ में आया, नहीं यार सब कुछ नहीं है, अच्छाई भी है, भले ही कम है बट इट डज एग्जिस्ट, है ना। और कैसे पता चला? एडला के रूप में पता चला, द वे एडला वाज ट्रीटिंग हिम। तो उससे प्रूव हुआ कि नहीं, अच्छाई भी है इस दुनिया में, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, देयर इज पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड, और मुझे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, कम है ज्यादा है कितना भी है, बट उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आई मस्ट नॉट इग्नोर दैट नेगेटिविटी, आई मस्ट नॉट इग्नोर दैट पॉजिटिविटी, मुझे वो नहीं इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। लास्ट इज ट्रस्ट एंड मोरालिटी। यहां सबसे पहले ये ध्यान रखो, जब मोरालिटी लिखने लगो तो मोर्टैलिटी प्लीज मत लिख देना। बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में मोर्टैलिटी लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है डेथ रेट, प्लीज वो मत लिख देना, एकदम मीनिंग चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट एंड मोरालिटी का यहाँ क्या कैसे थीम आती है कि इस पूरे के पूरे
चैप्टर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से है कि शुरुआत में पेडलर की जो सोच थी, चैप्टर के एंड तक वो सोच एकदम बदल गई, एकदम उल्टी, मतलब जो सोच रहा था उससे एकदम ऑपोजिट वो सोच रहा था, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग सोचने लगा कि नहीं, अच्छाई भी है इस दुनिया में। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट प्रोसेस है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग थॉट प्रोसेस से ही क्या समझ में आता है कि हाँ, डिसऑनेस्टी है इस दुनिया में, सब कुछ है, बट इसके अंदर जो एक मॉरल अवेकनिंग हुई इस पेडलर में, मॉरल अवेकनिंग का मतलब ये है कि नहीं, अच्छाई भी है, और जिस तरीके से एक कैप्टन को जीना चाहिए, एक कैप्टन जिस तरीके से जीता है, मुझे भी उसी तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि मुझे भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया है, राइट। एडला ने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, मैं भी उसी तरीके से रहूंगा। अगेन, अब जो कैप्टन का तौर तरीका क्या होता है, एटिकेट्स होते हैं उसके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं कैप्टन जो होते हैं, है ना, क्योंकि उनमें शिष्टाचार बहुत होता है, मैनरिज्म बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका कहना था पेडलर का, मैं भी अपने अंदर वो सारे बदलाव लेकर आऊंगा, मैं भी मिसबिहेव नहीं करूंगा, या मैं भी रिस्पेक्टफुली बर्ताव करूंगा। चैप्टर के अंदर ये बात हुई भी है कि देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये आदमी कभी एजुकेटेड रहा था। क्यों? क्योंकि जो मैनरिज्म थे इस पेडलर के, वो तो बिल्कुल भी कैप्टन जैसे तो नहीं ही थे ना, है ना। इसीलिए एडला को क्या लगता है कि जो इसका बिहेवियर था, या जिस तरीके भी के उसके मैनर्स थे ना, मतलब जो तौर तरीका था, ऐसा नहीं कि उसने किसी के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन जो तौर तरीका था वो बहुत ही एक एजुकेटेड पर्सन जैसा नहीं लग रहा था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, और कैप्टन वाले तौर तरीके तो थे ही नहीं। तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो बदलाव आया ना, वो कैसा, भरोसे की वजह से, और भरोसे की वजह से ये मॉरल वैल्यूज को गेन करना जरूरी समझा हमारे पेडलर ने, राइट। नेक्स्ट इज द मैसेज। अगेन, मैसेज क्या है? द वेरी फर्स्ट लाइन, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो चैप्टर में पढ़ने के दौरान हमने जो फर्स्ट, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर जो लाइन आती है ना, वही लाइन इज द मैसेज कि ह्यूमन काइंडनेस एंड कंपैशन कैन अवेकन द इसेंशियल गुडनेस इन एवरीवन, even the most downtrodden, leading to redemption and transformation। कि चाहे कितना भी, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी नेगेटिविटी से भरा हो, पेसिमिज्म से भरा हो, लेकिन अगर जेन्युइन काइंडनेस है एक इंसान में और कंपैशन है, तो वो किसी भी खराब से खराब आदमी के अंदर भी इसेंशियल गुडनेस जो है उसको फिर से अवेकन कर सकती है, उसके अंदर की जो अच्छाई है उसको फिर से एक बार जिंदा कर सकती है, राइट। नाउ it's time for the most important questions. Now, what are the most important questions? सबसे पहला है, what made the peddler finally change his ways? यहां पर अगर मैं आपसे कहूं finally change his ways की जगह अगर आ जाए transformation, finally what made the peddler finally transformed, अगर ऐसे आ जाए तो क्या ये अलग क्वेश्चन होगा? क्या बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा। इट विल बी द सेम कि भाई उसको बदलने पे या अपना तरीका चेंज करने पे किसने मजबूर कर दिया था, या किसकी वजह से ऐसा हुआ था? एडला की वजह से। अगेन, काइंडनेस एंड गुडनेस वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी डालना है, पूरा का पूरा जो मैसेज हमने देखा या पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो। अगर आप सोच रहे हैं लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि मैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरीके से सेटल कर दूं बोल बोल के कि एग्जाम में आंसर लिखते समय जो मैं कह रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको याद आता रहे। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एडला की वजह से। क्यों? क्योंकि एडला का जो एक एटीट्यूड था, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था, और उसके उसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही हमारा जो पेडलर है उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, और इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि मैं भी अब से कैसी लाइफ जीऊंगा? कैप्टन जैसी। क्योंकि कैप्टन वंस टाले की आइडेंटिटी एडला ने उसे दी। आइडेंटिटी देने का मतलब है शी ट्रीटेड दिस पेडलर द सेम वे शी वुड हैव ट्रीटेड अ कैप्टन। जिस तरह से कैप्टन को ट्रीट करती उसी तरीके से इसने इस आदमी को, पेडलर को ट्रीट किया, और पेडलर ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मेरे अंदर अब मैं एक कैप्टन वाली ही सारी क्वालिटीज डेवलप करूंगा। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एडला है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वंस टाले? क्या ये आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है? बिल्कुल है। नाउ आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली क्यों इसने अपने आप को कैप्टन वंस टाले की तरह प्रोजेक्ट किया? अगेन, ये क्वेश्चन और उसके पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, दे आर नॉट द सिमिलर क्वेश्चंस, बट कुछ पॉइंट्स जो है वो सिमिलर रहेंगे। जैसे कि सिंस एडला ने अच्छा बिहेव किया था, तो यहां पर पेडलर ने भी क्या डिसीजन ले लिया था कि मैं भी जो है एक कैप्टन वाली लाइफ ही जीऊंगा, है ना। और कैप्टन वाली लाइफ जीना है, इसका मतलब कि यू एडला, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अपलिफ्ट मी टू अ कैप्टन। तो मैं, आपने जो मेरा ये, आपने मुझे जो रेस किया है ना, आपने मुझे जो इस तरह से मेरी जो हैसियत है
ठीक है, मेरी वैल्यू को आपने जिस तरीके से अपलिफ्ट किया है और अपलिफ्ट करके किस लेवल पर पहुंचा दिया है, एक कैप्टन की पोजीशन पे पहुंचा दिया है, तो मैं अपने आप को उस लेवल से अब गिरने नहीं दूंगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई अपलिफ्टमेंट टू दिस लेवल ऑफ अ कैप्टन। ठीक है, तो सिंस आपने मेरी आइडेंटिटी मुझे एक दे दी और आपने मेरी एक पहचान मुझे एक बनाकर दी है और आपने मुझे ऐसे अपलिफ्ट किया है, मैं अपने लेवल को अब गिरने नहीं दूंगा। एंड नाउ आई विल बिहेव, आई विल टॉक, माई मैनर्स, एवरीथिंग विल बी लाइक अ कैप्टन। कैप्टन वंस टाले जिस तरीके से बिहेव करता, मैं भी उसी तरीके से बिहेव करूंगा। एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम कैप्टन वंस टाले। राइट, तो ये आइडेंटिटी जो है अपने आप को रिस्पेक्टफुली ये किस तरह से रिसीव करता है, देखो, दैट it shows that he wanted to retain the dignity and respect accorded to him, कि एक कैप्टन के अनुसार जो रिस्पेक्ट होता है, कैप्टन के अनुसार एक कैप्टन की जो डिग्निटी होती है, मैं भी उसी डिग्निटी को मेंटेन करूंगा। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द पेडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, हाउ डिड ही फील। यहाँ पर ये है कि जब वुड्स का मतलब जंगल ही है, कि जंगल का रास्ता उसने क्यों अपना लिया, वो तो सीधा सीधा रोड पर जा रहा था ना, तो इसलिए अपना लिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड दैट पब्लिक अटेंशन। मतलब वो नहीं चाहता था कि लोगों का ध्यान उस पर पड़े या कोई भी इंसान उसे पहचाने। मन में एक डर होता है ना, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने बताया था ना आपको कि इसके मन में कहीं ना कहीं एक खौफ था, एक डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले या कोई किसी को मुझ पर शक ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो चोरी का माल है। तो अंदर उसके एक डर होता है ना कि कहीं मेरे ही पैसे मेरे से ही कोई ना वापस लूट ले या वापस ना ले ले, कि पता चल गया कि भाई मैं एक चोर हूं या कुछ, है ना, किसी को भी मुझ पे शक ना हो जाए। तो उसने फॉरेस्ट वाला रास्ता जो है चुन लिया, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंड ही रियलाइज दैट ही हैड इंडीड बिकम अ विक्टिम ऑफ अ रैट ट्रैप, कि मैं तो वाकई में एक चूहा जैसे रैट ट्रैप में फंसता है, मैं बिल्कुल वैसे ही फंस गया हूँ इस जंगल में आके, क्योंकि उसे कोई डेफिनेट डायरेक्शन मिल ही नहीं रही थी। ठीक, नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द पेडलर डेराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। नाउ ये सिमिलर क्वेश्चन जो है थीम में हमने देख लिया। इसके अलावा थ्रू आउट द पैसेज, थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग समझ रहे थे कि पूरी दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप की तरह क्यों है। आप इसमें मेटाफर का पॉइंट डाल सकते हो कि वो एक मेटाफर दे रहा था, सिनिकल फिलोसोफर जो है वो भी, लेकिन जो सबसे मेजर आइडिया है जिसकी वजह से उसको लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, वो बिल्कुल सही बात है, दुनिया रैट ट्रैप है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की सिचुएशंस की वजह से। उसकी खुद की सिचुएशंस बहुत खराब थी। क्या खराब थी? खाने पीने को उसके पास कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी वेरी पुअर, ही वॉज बेगर, ही वॉज अ पिटी थीफ। इसके अलावा ही वॉज लोनली। Yes, he was lonely. So his condition was responsible, and his conditions were responsible for him to think like that, है ना? और हम हमेशा वही सोचते हैं जो हमें सुकून दे, हमें हमारे मन को जो संतुष्टि दे देता है, हम हमेशा वही सोचते हैं। तो इस तरीके से सोचना कि दुनिया जाल जंजाल है, फंस जाओ इस दुनिया के अंदर, तो किसी भी कंफर्ट के पीछे भागोगे तो वो फंस जाना होता है। ये विचार जो है, ये जो थॉट है, उसके मन को संतुष्टि देता था। इट वॉज मोर लाइक अ कंटेंट टू हिज हार्ट, कि हाँ ठीक है, कंटेंटमेंट टू हिज हार्ट। तो ये उसको प्लेजर देता था, इसीलिए, क्योंकि उसके मन की संतुष्टि हो जाती थी ये सोच के कि दुनिया तो जाल जंजाल है। राइट, नेक्स्ट इज, in what sense was the world a big rat trap according to the peddler? Why did the peddler think that the world was a rat trap? ये दोनों तो सिमिलर हैं ही, लेकिन क्या पहले वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत सिमिलर था? यस, क्यों सोचता था, किस वे में सोचता था पेडलर है? क्योंकि उसकी खुद की सिचुएशंस कितनी खराब थी। सिमिलर पॉइंट्स ही आएंगे बेटा, कि किस तरीके से पेडलर जो है वो इतना गरीब है, कमा नहीं पाता है, मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या पहले वाले क्वेश्चन से ही मिलते जुलते पॉइंट्स इसमें आएंगे? यस, वो सारे ही पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड नहीं, आपको पूरे सेंटेंस का, पूरे क्वेश्चन का एक एसेंस पता होना चाहिए। चैप्टर का सिर्फ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं, पूरे चैप्टर का एसेंस एक पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग निकल कर आता है और पहले वाले क्वेश्चन का जो मीनिंग, एक एसेंस निकल कर आता है, ठीक है, इट इज द सिमिलर एसेंस। ठीक है, इसमें क्या समझ में आता है कि किस तरीके से जो सारी, बेसिकली इस वाले आंसर में आप एक एक चीज मेंशन करोगे। इस वाले के अंदर हमने एक एक चीज मेंशन नहीं करी कि वो कौन कौन सी चीज है, या एक जो मेटाफर क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पर, वो मेटाफर हमने एज सच मेंशन नहीं किया है। आपने सिर्फ यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि कंडीशंस बहुत पुअर थी, सिचुएशंस उसकी बहुत खराब थी, वेरी बैड सिचुएशंस, एंड दैट्स व्हाई हिज सिचुएशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम टू थिंक लाइक दैट। एंड सिंस दिस आइडिया, दिस थॉट वाज आल्सो सेटिस्फाइंग हिज हार्ट, his thought process, it was satisfying his thought process, and that's why he was deriving the pleasure. ये ख्याल उसके मन को संतुष्टि देता था, इसलिए he was deriving the pleasure। लेकिन इस वाले आंसर में आप प्रेजेंट जब करने लगोगे तो क्या डिफरेंस रखोगे? यहाँ पर वो सारी मेटाफर्स को आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या
क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया, किस सेंस में, किस तरीके से ये दुनिया जो है एक रैट ट्रैप की तरह है, तो आप बताओगे इसके जितने भी रिचेस है वो बेट्स की तरह है, पूरी दुनिया तो रैट ट्रैप है ही। दिस इज द फर्स्ट मेटाफॉर, डायरेक्ट कंपैरिजन। और बेट्स क्या है, जितने भी क्लोथिंग्स है, जो भी हीट है, या जो भी ट्रेजर्स है, रिचेस है, जॉय है, जो भी कंफर्ट्स है इस दुनिया की, दे ऑल आर लाइक बेट्स। सो इन दिस सेंस, सिंस ये चीजें, क्लोथिंग्स, जॉय, ट्रेजर, ये सारी चीजें और ये कंफर्ट, ये सारी चीजें बेट्स हैं, इस सेंस में, इस तरीके से ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप बन जाती है। सिंस आपको सेंस पूछा है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वन बाय वन। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टोरी फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, एक्सप्लेन। ये हमने थीम में, मैंने आपको बताया भी था, लोनलीनेस का जो पॉइंट आया था थीम्स के अंदर, उसमें भी बताया था। इसमें आपको एग्जैक्टली वो सेम ही लिखना है। ओल्ड मैन, ही वॉज वेरी लोनली, उसका तो परिवार ही नहीं था, वाइफ बच्चे कुछ नहीं था। आयरन मास्टर, अगेन ही वॉज लोनली, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और बच्चे अब्रॉड थे, सिर्फ एडला साथ में थी। एडला ऑल्सो यूज टू फील लोनली, क्यों? क्योंकि उसकी भी फैमिली ऐसे साथ में नहीं है कि जिसके साथ वो इंजॉय कर सके या फेस्टिवल्स को इंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो कहीं ना कहीं इसी वजह से तो एडला ने पेडलर को जाने से रोक लिया था कि तुम रुक जाओ। शी वॉज प्लानिंग सिंस मॉर्निंग कि ये खाना बनाएंगे, वो खाना बनाएंगे। शी हैड दैट एक्साइटमेंट इन हर, उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। तो शी वॉज फीलिंग वेरी गुड, शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट? खुश महसूस कर रही थी वो इस चीज को लेकर कि मैं जो हूँ बहुत सारी तैयारियां करूंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट है, कोई आया हुआ है ना? तो ये भी एक लोनलीनेस का ही एक पॉइंट दिखाता है कि हाउ लोनली शी वॉज फीलिंग। फाइनली कोई आया, अब उसे जाने नहीं देना चाहती, ये पता चलने के बावजूद दैट वो कोई व्यक्ति अनजान है। तो आप सोचो कि लोनलीनेस किस हद तक आपको परेशान कर सकता है, राइट? तो ये तीनों पॉइंट्स जो है, तीनों लोगों को लेकर, और पेडलर का तो है, ये तो टोटल चार ही कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, मेन कैरेक्टर्स, और चारों के बारे में जो लोनलीनेस का आइडिया है, चारों को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वही आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, ठीक है? सो इट सजेस्ट व्हाट, the love, understanding and dignity that he gets from the girl makes him leave his dishonest ways and redeem himself. ये आइडिया के साथ इस आंसर को आप एंड करेंगे। why this idea is required? लोनलीनेस है, लेकिन एक दूसरे से बात करके वो लोनलीनेस खत्म कैसे कर रहे हैं आपको वो भी बताना है। ओल्ड मैन ने वो लोनलीनेस कैसे खत्म करी? पेडलर के साथ बातें करके। आयरन मास्टर ने अपने फ्रेंड को इनवाइट करके। एडला ने उस पेडलर को अपने घर में वापस रोक के। एंड दिस पेडलर, उस जैसे एडला ने उसके साथ जिस तरीके से इतना अच्छा बिहेव किया, इतने तरीके से, इतने मॉरल बिहेवियर जो उसका तरीका था एडला का इसके साथ, तो पेडलर का लोनलीनेस उससे खत्म हुआ कि there is somebody in this whole world who can talk to me nicely. अदरवाइज तो बाकी सबके चेहरे ऐसे सावर फेसेस होते हैं, सावर फेसेस ऐसे कि मुंह सा बिगाड़ लेते हैं मुझे देख के। शी इज द ओनली वन हु टॉक्स टू मी नाइसली। तो ये वजह है, ये कारण है जिसकी वजह से पेडलर का जो लोनलीनेस है वो खत्म हुआ था, राइट? नेक्स्ट इज, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी द रेड ट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर। ये एक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ भी है एग्जाम में। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है, आयरन मास्टर भी पेडलर को घर पे बुलाना चाहता था, ये जो एडला है वो भी घर पे बुलाना चाहती थी, लेकिन पेडलर को नहीं, बेसिकली कैप्टन वन स्टाले समझ रहे थे उसे, है ना? लेकिन आयरन मास्टर का इंटेंशन क्या था? आयरन मास्टर हैड सेंस ऑफ प्राइड देन आउट ऑफ सिंपैथी एंड जेनरोसिटी। मतलब वो उसके साथ इतना ज्यादा सिंपैथाइज नहीं हो रहा था कि हालत इतनी खराब है सिर्फ इसलिए, उसके अंदर एक रेपुटेशन वाली बात थी कि मेरे यहाँ एक कप्तान साहब खाना खाने के लिए आए हैं, उसके लिए सेंस ऑफ प्राइड ज्यादा थी। ऑन द अदर हैंड एडला के लिए सेंस ऑफ प्राइड कम था और उसके लिए सिंपैथी उसके अंदर ज्यादा थी कि इसकी हालत इतनी खराब है तो हमारे घर मेरे को जरूर बुलाना चाहिए। नाउ इफ यू रिमेंबर एडलास डायलॉग, एंड आई एम सॉरी फॉर द सिचुएशंस यू आर डीलिंग विद, आई एम सॉरी करके इस तरीके से वो अपनी बात कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी परिस्थिति में है ना? तो ये जो आई एम सॉरी वाला एक जो भाव, एक इमोशन है एडला का, उससे हमें समझ में आता है दैट एडला जो है वो, उसके अंदर एक सिंपैथी है एंड उसके अंदर एक जेनरोसिटी है, वेयरएज आयरन मास्टर में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आयरन मास्टर जो है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट था, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला कि ये इंसान जो हमारे घर आया वो कैप्टन नहीं है, उसको इसी वक्त जाने के लिए कह देता है। इस मोमेंट में उसे नहीं पता है कि ये पेडलर जो है वो कोई चोर उचक्का है। भाई उस टाइम पे पता है कि चोर उचक्का है, तब तो फिर भी उसको भगा दे कि चोर उचक्के को तो कोई कौन ही रोकेगा, है ना? लेकिन जैसे ही ये पता चला कि मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कोई ऐसे ही कुछ है, तो उसको जाने के लिए कह देता है। एडला लेकिन ऐसा नहीं करती। व्हाट एडला डिड, एडला उसे रोकती है कि हम आपको अपना फ्रेंड समझ के लाए थे, वी प्रॉमिस्ड यू क्रिसमस ईव डिनर, वी प्रॉमिस्ड यू क्रिसमस चीयर, ठीक है, एंड
हम चाहते थे कि आप आओ, वी इनवाइटेड यू एज गेस्ट, तो भले ही आप कैप्टन वन स्टाले नहीं है, बट स्टिल आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड था एडला का, और वो आयरन मास्टर से एकदम अलग था, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग था, राइट। इसके अलावा बेटा एडला के बारे में एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगी। एडला जो है उसका अगर हम कैरेक्टर स्केच देखें, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा उसके अंदर हमें आयरन मास्टर और एडला का कैरेक्टर स्केच भी समझ में आ रहा है, लेकिन एडला के बारे में एक दो पॉइंट्स और भी हैं, दैट शी वाज शाय एंड नॉट सो गुड लुकिंग, मतलब दिखने में वो इतना अच्छी नहीं थी, नॉट सो गुड लुकिंग। अब यहाँ पर गुड लुकिंग का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यूजुअली जो स्टोरीज वगैरह होती है ना, उसके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स जो कि जिनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है ना, हम हमेशा कहते हैं दे वर सो गुड लुकिंग, सो ब्यूटीफुल, कि कोई उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए, हमेशा इस तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन एडला के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ध्यान इस बात पर नहीं दिया गया कि कोई इंसान दिखने में कितना अच्छा है, ये बात बताने पे, इस इंटेंशन पर ज्यादा ध्यान है कि आपकी शक्ल सूरत चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है ना, तो अगर आप फिजिकल अपीयरेंस आपकी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव अगर नहीं भी हो ना, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपकी एटीट्यूड, आपका मैनरिज्म, अगर आप वेल बिहेव्ड हैं, अगर वो सब अच्छा है, तो कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं जाता कि आप दिखने में कैसे हैं, राइट। क्योंकि शक्ल सूरत से उतना अच्छा महसूस नहीं करते हम जितना सामने वाला आपको किस तरह से फील करा रहा है, कितना अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहा है। सो मॉरल वैल्यूज आर ऑलवेज अबाउट गुड लुक्स, ठीक है। योर वेल बिहेव एंड योर मैनरिज्म, योर गुड बिहेवियर, योर इफ यू आर वेल मैनर्ड, दे विल ऑलवेज स्टे अबाउट गुड लुक्स। इसीलिए इस चैप्टर में स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की गई है दैट शी वाज शाय बट नॉट सो गुड लुकिंग एंड शी वाज नॉट दैट प्रिटी लुकिंग गर्ल। ये चीज इसमें बताई गई है कि दिखने में अच्छी नहीं थी। इस बात को बताने में, या उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है एडला का, वो बताने की जरूरत कहाँ है, नौबत कहाँ आ गई? तो इस चीज पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एडला के लुक्स को लेकर, उसके एटीट्यूड को लेकर अगर हम बात करें, तो दिखने में तो इतनी अच्छी नहीं थी, सो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेडलर्स ट्रांसफॉर्मेशन? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उसमें बिल्कुल ब्यूटी का और लुक्स का ये पॉइंट जरूर डालेंगे कि लुक्स से इतना फर्क नहीं पड़ता। हाउ डज इट मैटर इफ यू आर सो ब्यूटीफुल बट हैविंग नो मैनर्स एट ऑल? तो आपके लुक्स का कोई क्या करेगा, है ना? ये एक आइडिया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैट ट्रैप का। रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट। नाउ ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल जो चैप्टर में लिखा था कि रैट ट्रैप को एक गिफ्ट की तरह इसलिए देकर गया है, इट वाज सिंबलाइजिंग व्हाट, कि ये सिंबलाइज करता है कि ये जो रैट ट्रैप है वो एक रैट की तरफ से आपको, आपके लिए है। पेडलर अपने आप को रैट कह रहा है, और इस ट्रैप में, इस दुनिया के ट्रैप में फंसने से आपने, एडला, आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि आपने मुझे अपलिफ्ट कर दिया टू अ कैप्टन, तो मैं बच गया। ये तो रीजन है ही। इसके अलावा देयर इज वन मोर रीजन, और वो रीजन क्या है? दिस वॉज द ओनली थिंग पेडलर हैड जो कि उसने फुल ऑनेस्टी के साथ बनाया हुआ था। मतलब भले ही उसने भीख मांगी हो, इधर उधर फार्म से मांग कर लेकर आ गया हो, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स हिज ऑनेस्टी। तो यहां पर क्या है कि ये एक ऐसी चीज थी, दिस रिप्रेजेंट्स ऑनेस्टी, मतलब एकमात्र ऐसी चीज जो उसने पूरी ईमानदारी के साथ उसने बनाई थी, और उसे लगता था कि इसके अलावा इस पेडलर के पास और कुछ भी ऐसा नहीं जो एडला को गिफ्ट दिया जा सके इस क्रिसमस पे। क्योंकि रेड ट्रैप कोई गिफ्ट देने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन एक मात्र ऐसी चीज थी जो उसने पूरी ईमानदारी के साथ बनाई हुई थी। उसमें कोई झूठ या चोरी, कुछ भी छलावा नहीं था, है ना? ईमानदारी से बनाया था, चाहे भीख मांगी हो, लेकिन एकदम ईमानदारी से बनाया हुआ ये रेड ट्रैप था। एंड ही थॉट दैट एडला डिजर्व्स टू गेट दिस गिफ्ट, क्योंकि पूरी ईमानदारी से ये बनाया हुआ है, राइट? तो बेटा यहाँ पर हमारी ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई नो बाकी वीडियो से ज्यादा लेंदी है ये, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बेटा। इसके अलावा ये चैप्टर लेंदी है भी, तो इसीलिए वीडियो भी इतनी लंबी बन गई। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे इस तरीके की चीजें, डिटेल्स में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं इधर उधर कोनों में फंसी हुई, जिस पर क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि आपको चप्पा चप्पा इस चैप्टर का अच्छे से पढ़ा दूं, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा, और चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेटा क्लास 12th के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर मैं सभी पीडीएफ्स और नोट्स जो है शेयर कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो,
चैप्टर से रिलेटेड, अपने इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं मैं हमेशा उनके डाउट्स को क्लियर करती हूँ, कभी भी डाउट्स आगे लेकर नहीं चलना है। अपने चाहे बेसिक सा भी डाउट हो, लेकिन पूछिए, ज़रूर पूछिए, राइट? तो इसी नोट पर बेटा इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।